सो हाउ आर यू ऑल। वेरी फर्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं। प्रॉमिस कर रहा हूँ आपको सिंगल लाइन याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो भी क्वेश्चन आपसे पूछूंगा ड्यूरिंग क्लास वो आपको पहले से पता होगा। ये मेरा टीचिंग स्टाइल है, राइट। तो बस आपको, अगर आप ऑफलाइन देख रहे हैं तो बस मेरे साथ साथ में बोलना है, या फिर आप मन में बोल सकते हैं। क्लियर है? वेरी गुड। टॉपिक का नाम है आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, डुअल लैंग्वेज के अंदर रहेगा, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। इवन मैंने अपने नोट्स को भी दोनों लैंग्वेज के अंदर रखा है। इससे मुझे क्या बेनिफिट होगा? इससे मुझे ये बेनिफिट होगा कि यस, मैं सभी स्टूडेंट्स को थोड़ा सा बेटर वे में एक्सप्लेन कर पाऊंगा, राइट। और ये जो मेथड है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिन्हें 1960s के अंत में खोजा गया था, ये एक आउटस्टैंडिंग मेथड होता है जो हम कम्युनिकेट करते हैं स्टूडेंट के साथ में इन ए क्लास। हम क्लास में भी इसी तरीके से टीच करते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कब डिस्कवर हुआ था, इस टाइम में डिस्कवर हुआ था। बस इतना सा है कि मैंने इसको लिख भी दिया है, तो बेनिफिट होगा उन बच्चों को जो एग्जैक्टली कर रहे हैं, जा रहे हैं फॉर द फर्स्ट ग्रेड। वेरी गुड। सो व्हाट इज आरडीटी, व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? आराम से समझ आ जाएगा। आप सबको पता है कि आपको बेसिकली डीएनए किसने दिया? बताओ। आपको पूरी इंफॉर्मेशन पूरी पता है। आपको डीएनए मिलता है पेरेंट्स से, राइट। ह्यूमन के पास में 46 क्रोमोजोम्स हैं। हाफ क्रोमोजोम्स मतलब 23 क्रोमोजोम्स मम्मी से आते हैं और हाफ क्रोमोजोम्स आते हैं पापा से, राइट। क्या आप अपने क्रोमोजोम्स को किसी और ऑर्गेनिजम्स के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं। आप अपने जीन्स को नागिन के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नेचर के अंदर सिर्फ एक ही मेथड था जीन ट्रांसफर करने का, एंड दैट मेथड वाज नोन एज मेटिंग। आपको मेटिंग करनी पड़ेगी, आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा, तब आप अपनी जीन्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। बट एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला नहीं, आप आपकी जीन्स को दूसरे होस्ट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब मैं चाहूं तो मेरी इंसुलिन जीन बैक्टीरिया में जा सकती है। ओके, नेचर क्या अलाउ करके जा रहा था? आप अपनी जीन्स को किसी में भी नहीं दे सकते, राइट। नेचर ने यही चीज अलाउ की थी। अगर आप होमोसेपियंस हैं, आप मीटिंग करेंगे उसी स्पीसीज के दूसरे इंडिविजुअल्स के साथ में, अपोजिट सेक्स के साथ में, और अपनी जीन को ट्रांसफर कर देंगे। हाँ, आप स्पीसीज बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते जीन ट्रांसफर के टाइम में। आप अपनी जीन्स को दूसरे में नहीं इंसर्ट कर सकते। सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड था, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट बाय आरडीटी हमने वो बैरियर ही क्रॉस कर लिया। अब एनी डिजायर्ड जीन कैन बी ट्रांसफर इन एनी होस्ट। बस आपको डिजायर्ड जीन ट्रांसफर करनी है, तो किस में ट्रांसफर करें? बैक्टीरिया के अंदर। कौन सी जीन? ह्यूमंस की। मुझे बेनिफिट क्या होगा? अपने आप ही समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी तोप की चीज नहीं है। टॉपिक तो है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लूँगा, सिंपल सा पॉइंट है, अपने आप ही समझ में आता जाएगा। बस तुमको लास्ट तक वीडियो देखना जरूरी है, पता चले तुम बीच बीच में जा रहे हो, राइट। ठीक है, इसका मतलब बाय आरडीटी जीन कैन बी ट्रांसफर। ये तो था आरडीटी। तो प्रोसेस क्या होनी चाहिए? मुझे एक डिजायर्ड जीन चाहिए, हाँ, बट वो तो मेरे क्रोमोसोम्स के ऊपर है, इंसुलिन जीन तो। हाँ, तो आपको बेसिकली एक डीएनए को कट करना पड़ेगा, क्योंकि क्रोमोसोम तो बहुत बड़ा है, तो हम डीएनए को कट करेंगे। सही बात है। इसका मतलब टॉपिक का नाम होगा आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। डिजायर्ड जीन को कैसे मेन क्रोमोसोम से पृथक करें, कैसे हम उस वाले को आइडेंटिफाई करके उसको अलग कर लें, एंड देन हम उस डिजायर्ड जीन को देंगे एक सूटेबल वेक्टर के अंदर। बहुत बढ़िया। तो चलो हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब मेरे को एक डिजायर्ड जीन लेनी पड़ेगी। सपोज मैंने ऐसे बोला मेरे पास में ये है डिजायर्ड जीन, ये रही मेरे पास डिजायर्ड जीन। अब ये डिजायर्ड जीन है कहाँ पर?
ये डिजायर जीन है मेन क्रोमोसोम के ऊपर। सपोज मैंने बोला है ये है क्रोमोसोम, अब मेरे पास में है क्रोमोसोम के अंदर ये रही मेरी डीजी, दैट इज नोन एज डिजायर जीन। वो जीन जो मुझे इंसर्ट करनी है, वो जीन जो मेरे को इंसर्ट करनी है। तो ठीक है, मैंने कहा कि सबसे पहले हम इस डिजायर जीन को क्या करेंगे, इस डिजायर जीन को आइसोलेट। सो दैट मीन्स हम क्या करने जा रहे हैं, बताओ हम क्या करने जा रहे हैं। इस डिजायर जीन को हमने आइसोलेट कर लिया। डिजायर जीन को अब मैं देने जा रहा हूं एक सूटेबल वेक्टर के अंदर। अब वेक्टर के साथ में इस डिजायर जीन को लाइगेट करेंगे, एंड देन ये जो डीएनए बना है जिसमें वेक्टर भी है और साथ में डीजी भी है, अब आप इसको एक पर्टिकुलर होस्ट के अंदर, से फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, उसके अंदर आप इसको इंट्रोड्यूस कर देंगे। बस यही है आरडीटी। आप एक डिजायर्ड जीन लो, वेक्टर को दो। वेक्टर को क्यों दिया, 2 मिनट में देख लेंगे, राइट। इतनी जरूरत क्या थी, क्या डायरेक्ट नहीं दे सकते? देखते हैं, अपने आप ही टॉपिक समझ में आता है अपने यहाँ पे। तो कोचिंग का नाम ही है लेट्स टॉक, बातों में मैं समझा दूंगा तुमको। वेरी गुड, चलो फिर आगे देखते हैं, राइट। तो सबसे पहले एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है, मेरे को सबसे पहले एग्जैक्टली मेरे को करना क्या है। सबसे पहले मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए का अगर मेरे को डेफिनेशन देखना होगा तो मैं क्या बोलूँगा, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, डिफरेंट सोर्सेज से आपको लेना है डीएनए, उनको आपको कंबाइन करना है। डिफरेंट सोर्स से आप डीएनए ले लो। इंसुलिन डीएनए लिया है ह्यूमन का, वेक्टर मैंने लिया है बैक्टीरिया का, तो आपने उनको कंबाइन किया, बहुत बढ़िया, राइट, ताकि एक नया जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनाया जा सके। और हमने ये जो डीएनए बनाया है दैट इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसमें वेक्टर है मतलब प्लाज्मिड का या फिर बैक्टीरिया का, और जो डीएनए था वो था ह्यूमन का। सो दैट इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब हम इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को करेंगे क्या, अरे होस्ट में दे देंगे। कौन सा होस्ट, अगर डिपेंड करेगा वेक्टर किसका है। अगर वेक्टर यूकैरियोट्स का है तो होस्ट भी यूकैरियोट्स का होगा, और अगर वेक्टर प्रोकैरियोटिक है, वेक्टर अगर प्लाज्मिड वेक्टर है तो बैक्टीरिया में देंगे। बहुत बढ़िया, इसका मतलब इसको यूज किया जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट करने के लिए, ताकि डिजायर्ड जीन उस वेक्टर को उस होस्ट को मिल सके। मुझे बेनिफिट क्या होगा, अगर एक बैक्टीरिया के पास में मेरी डिजायर्ड जीन है, अगर इस बैक्टीरिया के पास में मेरी डिजायर्ड जीन आ चुकी है, से फॉर एग्जांपल इंसुलिन जीन, अब इस इंसुलिन जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, मींस एमआरएनए बनेगा, वो भी इंसुलिन, और अब इससे बनेगा प्रोटीन, दैट इज इंसुलिन प्रोटीन। और फिर बाद में मैं बैक्टीरिया को रैप्चर करके, बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटा के इस इंसुलिन जीन को आइसोलेट कर लूंगा, और मार्केट के अंदर ट्यूब के अंदर अच्छा लेबल्ड करके बोतल में भरकर मैं आराम से सेल करूंगा कि इंसुलिन ले लो, ताकि किसी को अगर डायबिटीज है तो वो इंसुलिन मार्केट से लेकर आएगा, अपनी बॉडी में इंजेक्शन लगाएगा। वाओ, किसी और ह्यूमन से मेरे को इंसुलिन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर मेरा बैक्टीरिया ही मेरी डिजायर प्रोटीन को बनाने लग जाए, क्या कमाल का आइडिया था, बहुत ही कमाल का आइडिया था कि बैक्टीरिया इज नाउ एक्सप्रेसिंग, बैक्टीरिया बना के जा रहा है किसकी प्रोटीन, ह्यूमन प्रोटीन। पर्पस क्या था, बहुत सारे प्रोटीन्स बहुत सारे ह्यूमंस नहीं बना पा रहे, वो डिजीज पेशेंट है, उनके अंदर वो जीन म्यूटेटेड है, या फिर थोड़े टाइम बाद के अंदर वो प्रोटीन्स बन ही नहीं रहा। फॉर एग्जाम्पल डायबिटिक पेशेंट, उन्होंने इंसुलिन प्रोडक्शन को बंद कर दिया, बोला हमसे इंसुलिन नहीं बनेगा, यार बनाना पड़ेगा। ड्वार्फिज्म, एक बोना रह गया, पादप नहीं आदमी, बोला ग्रोथ हार्मोन नहीं बना रहा हूं, बाहर से देंगे तेरे को, किसी और आदमी से निकाल के, नहीं फिर वो बोना पड़ जाएगा,
इस बार ग्रोथ हार्मोन बनाएगा कोई और। ओके, कौन? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कैसे ग्रोथ हार्मोन बना सकता है? बैक्टीरिया के पास तो ग्रोथ हार्मोन ही नहीं होता। हाँ, हमने बाहर से जीन दी है, आप बाहर से जीन दे ही नहीं सकते हो। जीन केवल और केवल आप अपने ऑफस्प्रिंग को दे सकते हो। नहीं, हमने तरीका निकाला। ओह, वो क्या तरीका था? हमने जीन लिया, वेक्टर को दिया और फिर हमने बैक्टीरिया को दे दिया। इस तरीके से हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया और वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने बैक्टीरिया को दिया ताकि बैक्टीरिया उसको मल्टीपल कॉपीज बना सके। और जैसे वो मल्टीपल कॉपीज और प्रोटीन बनेंगे, वो प्रोटीन को मैं बैक्टीरिया से आइसोलेट कर लूंगा एंड देन मैं मार्केट के अंदर उस प्रोटीन को सेल कर सकता हूं। कंसेप्ट बहुत इजी था। सही है, सुनो। इजी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। पहले बोला हाँ, बहुत ही बढ़िया। फिर तो लाइन लग गई। दैट मीन्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बहुत ही सिंपल कंसेप्चुअल पॉइंट था। बताओ तो ये हुआ कैसे? कैसे एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुआ? कैसे हम एक क्रोमोसोम से हमारी डिजायर्ड जीन को, ये है मेरी डिजायर्ड जीन, क्योंकि ह्यूमंस के पास में अप्रोक्सीमेटली 25,000 जीन्स होती हैं। 25,000। इन 25,000 में से एक जीन का नाम है इंसुलिन। तो मैं कैसे इंसुलिन जीन को आइसोलेट करूं? बहुत आउटस्टैंडिंग डिस्कवरी, एक आउटस्टैंडिंग एंजाइम हाथ में आया जो कि एक तरीके से पायनियर था। अगर ये एंजाइम नहीं आता, अगर ये वाला एंजाइम नहीं आता, यहां तक तो जा ही नहीं सकते थे। आप भूल जाओ कि हम यहां तक पहुंचते। वेरी गुड। और ये एंजाइम था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसने वेरी फर्स्ट टाइम बताया कि मैं डीएनए को, आप बोलोगे, वहां से कट कर सकते हैं। वाओ, पर्टिकुलर जगह से। यस, पर्टिकुलर जगह से। अच्छा, रैंडम नहीं, डीएनए को हम रैंडमली कट नहीं कर रहे हैं। हम डीएनए को कट करने जा रहे हैं एक पर्टिकुलर जगह से। ओके, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। यस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। हम क्रोमोसोम्स को और क्रोमोसोम्स के अंदर जो डीएनए हैं, क्रोमोसोम्स को या फिर क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए हैं, हम उनको देंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इन शॉर्ट आरई। वो आरई क्या करेगा? डीएनए को फ्रैगमेंटेड, मींस क्रोमोसोम को कर देगा फ्रैगमेंटेड। ये है मेरा डिजायर्ड जीन वाला डीएनए। मैं पिक कर लूंगा इसको, मींस टॉपिक का नाम होगा आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। डिजायर्ड जीन को मैं पृथक कर लूंगा रिमेनिंग फ्रैगमेंट से एंड देन मैं वेक्टर को दे दूंगा। तो ये सब करने का पहला स्टेप क्या था? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को कट करते हैं। यस, इसलिए ही हम इन्हें बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। सीजर मींस कैंची, बीच में से कट करने के कारण, known as molecular seizure. Very good. So restriction एंडोन्यूक्लियस 1960s के लास्ट में डिस्कवर किए गए, खोजे गए और उन्हें हमने नाम रखा है मॉलिक्यूलर सीजर की तरह काम करते हैं। क्या वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पे कट करते हैं? यस, जो डीएनए को स्पेसिफिक सीक्वेंस पर काटते हैं। ये डीएनए को काटने जा रहे हैं पर्टिकुलर सीक्वेंस के ऊपर, इसलिए नाम रखा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एकदम क्लियर है। बुक्स आ रही हैं इसी फॉर्मेट के अंदर, कंप्लीट, राइट, बिफोर दिवाली, इसी फॉर्मेट के अंदर आ रही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब ये देखो, अब हमारे पास में मेरे को इतना तो पता लग गया कि यस, इतना तो मेरे को पता लग गया कि ये तो मेरा डिजायर्ड जीन है। हाँ, अब इस डिजायर्ड जीन को मेरे को लाइगेट कराना है। मेरे पास में एक और डीएनए है जिसका नाम मैंने रखा था वेक्टर। उस वेक्टर को भी मैं कट करूंगा। तो जैसे ही मैंने वेक्टर को कट किया, अब मेरे को वेक्टर के साथ में मेरा डीजी को लाइगेट कराना है। मींस मैं इन दोनों को जोड़ना चाहता हूं। मैं एक वेक्टर को सबसे पहले मैंने कट किया और उस कट वाले वेक्टर के साथ में मैं अपना डिजायर्ड जीन को चिपकाना चाहता हूं, ग्लू करना चाहता हूं, चिपकाना चाहता हूं, ग्लू ग्लू ग्लू, चिपकाना चाहता हूं।
तो मेरे पास में एक नया एंजाइम आया जिसका नाम है डीएनए लाइगेज। ये मॉलिक्यूलर ग्लू की तरह काम करेगा। नहीं तो ये दोनों अगर नहीं चिपकेंगे तो डिजायर्ड जीन के पास में वेक्टर नहीं आया, तो ये रिकॉम्बिनेंट हुआ ही नहीं। आपने दो अलग अलग सोर्स वाले डीएनए को चिपकाया ही नहीं। ओके, अच्छा, रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या है? रिकॉम्बिनेंट मींस टू डिफरेंट सोर्स का डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, दो अलग अलग सोर्स के डीएनए को आपको चिपकाना है। तो मैंने उसको ऑब्टेन कैसे किया? पहले आपने रेस्ट्रिक्शन नैनोन्यूक्लियस दिया था, उसके बाद में आपने उस डीएनए को लिया एंड ग्लू कर दिया। यहाँ पे ग्लू का मतलब क्या है? ग्लू का मतलब है डीएनए के अंदर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में, तो मेरे को फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाना है बिटवीन वेक्टर एंड डिजायर्ड जीन, बिटवीन वेक्टर एंड डिजायर्ड जीन। हाँ, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में अगर मैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देता हूं तो एंजाइम कौन सा है? बोले डीएनए लाइगेज। अच्छा, लाइगेट कर देता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, लाइगेट करता है। ओके, लाइगेज नाम रखेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर ग्लू है मींस डीएनए लाइगेज जिसे उसी समय के आसपास हमने खोजा था, मॉलिक्यूलर ग्लू की तरह काम करता है, जो दो डीएनए के टुकड़ों को आपस में जोड़ता है। इसलिए हमने नाम रखा डीएनए लाइगेज। क्लियर? लाइगेज एंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, लाइगेज एंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट थी। तो बहुत ही बढ़िया। तो सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए एग्जैक्टली बनाया है किसने? पॉल बर्ग, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। व्हाट इज इंजीनियर? जो न्यू चीजों को बनाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं ये किसने बनाया? इंजीनियर ने। राइट, उन्होंने देखा कि क्या होना चाहिए, यहाँ पे कोई सेंसर होना चाहिए, बोर्ड के ऊपर लगना चाहिए। अगर मैं यहाँ से कलर चेंज करता हूँ तो यहाँ से कलर चेंज करता हूँ तो यहाँ पे कलर चेंज होना चाहिए। ये अगर मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे कुछ और अलग कलर आना चाहिए। दैट इज नोन एज इंजीनियरिंग। डीएनए को भी आप इंजीनियर करने जा रहे हो। सो आरडीटी बोलो चाहे जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलो, बात एक ही है। जितनी भी चीजें आप देख रहे हो वो सब इंजीनियर्स बनाते हैं। ये पैनल किसने बनाया? इंजीनियर्स ने। कैमरा किसने बनाया? इंजीनियर्स ने। बिल्डिंग किसने बनाई? इंजीनियर्स ने। पहले के ज़माने के अंदर उसी को अपन ठेकेदार बोल देते थे, बाद में उनको थोड़ा ऑफिशियली और प्रोफेशनल डिग्री हमने दे दी, बीटेक और। राइट, चलो कोई बात नहीं, शुरू से देख लो, शुरू से ही। दैट मीन्स पॉल बर्ग, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसी के कारण रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ। इन्होंने क्या किया? उन्होंने 1972 के अंदर बैक्टीरियोफाज, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, एक वायरस है, उस बैक्टीरियोफाज के डीएनए को सीमियन वायरस के डीएनए के साथ में जोड़ दिया। मतलब दो अलग अलग वायरस के डीएनए को, एक वायरस था बैक्टीरियोफाज जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, और एक था SV40 वायरस। इन दोनों के डीएनए को उसने पहली बार लाइगेट किया। कैसे लाइगेट किया? ये एक SV40 का डीएनए था और इस SV40 वाले डीएनए के साथ में डीएनए लाइगेज चिपकाया, और ये बैक्टीरियोफाज, लैम्डा बैक्टीरियोफाज का डीएनए था। लैम्डा को एग्जैक्टली SV40 के डीएनए के साथ में जोड़ दिया। वेरी गुड, वेरी फर्स्ट टाइम इन्होंने जोड़ा था, इन्होंने जोड़ा था। और उन्होंने बोला दिस इज ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आपको नेचर के अंदर मिलेगा ही नहीं। ये दो अलग अलग होस्ट से, अलग अलग सोर्स ऑफ डीएनए का रिकॉम्बिनेशन का प्रोडक्ट है, नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलना चाहिए? डेफिनेटली बोलना चाहिए। फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलना चाहिए? हाँ, डेफिनेटली बोलना चाहिए। गोट नोबेल प्राइज देना भी चाहिए। पहली बार आपने दो अलग अलग सोर्स ऑफ डीएनए को चिपकाया है। नेचर ने इस चीज को कभी अलाउ ही नहीं किया। अब कमेंट करके मत बताना ये तो अगेंस्ट द नेचर चल रहा है। ह्यूमन सारे काम अगेंस्ट द नेचर ही कर रहे हैं। राइट, हमने ऐसा कौन सा काम है जो कि नेचर के अकॉर्डिंग किया है? नेचर तो आपको बोल के आ रही है बिल्कुल नहीं पहनना है तुमको।
बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहनना है। किसी दूसरे जानवर को देखा कपड़े पहनते हुए? नहीं ना। वेरी गुड, चलो कोई बात नहीं। राइट, नहीं तो अपन फिलोसफी में चले जाएंगे। ठीक है, राइट। इस एक्सपेरिमेंट के लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए रिसर्च की शुरुआत की उन्होंने, और इसलिए उनको केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मेरे पास में दो और साइंटिस्ट हैं, एक है बॉयर एंड दूसरा है कोहन। बोयर एंड कोहन, वेरी गुड। इन्होंने एग्जैक्टली क्या किया? उन्होंने एग्जैक्टली उन्होंने क्या किया? देखो, उन्होंने क्लोनिंग की। उन्होंने क्लोनिंग चीज को अचीव किया है, क्लोनिंग ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू बैक्टीरिया। इसका मतलब उन्होंने डीएनए लिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, एंड देन उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस कर दिया, एंड देन वो डीएनए जो फॉरेन डीएनए था, जो बैक्टीरिया का नहीं था, जो डीएनए बैक्टीरिया का नहीं था, वो बैक्टीरिया के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। मीन्स ये रहा बैक्टीरिया, और इन्होंने बोला हमने एक फॉरेन डीएनए जिसको हमने बोला है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसमें दो अलग अलग सोर्स का डीएनए है, हमने इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर दे दिया। बैक्टीरिया में देने के बाद में जब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बैक्टीरिया को मिलता है, जब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बैक्टीरिया को मिलेगा, ये जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बैक्टीरिया में जाता है, अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपने आप को कॉपी कर पा रहा है। वेरी गुड, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपने आप को कॉपी कर पा रहा है। कॉपी मीन्स ये रेप्लिकेट कर रहा है। दैट टाइप ऑफ वेक्टर और दैट टाइप ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए और दैट टाइप ऑफ प्रोसेस, इस प्रोसेस को हमने नाम रख दिया क्लोनिंग। अपनी आइडेंटिकल कॉपीज बनाना। हम किसको बोलते हैं? ये आपका क्लोन है, जो आपकी आइडेंटिकल कॉपीज हो। हम बोलते हैं ना ये मेरा क्लोन है। आइडेंटिकल कॉपीज मीन्स क्लोन। तो उसने अपनी आइडेंटिकल कॉपीज बना ली, दैट इज नोन एज क्लोनिंग। दैट इज नोन एज क्लोनिंग। पॉइंट क्लियर एकदम? मस्त, नो कंफ्यूजन। बहुत बढ़िया। इन 1973 बॉयर एंड स्टैनले कोहन ने पहला सक्सेसफुल जीन क्लोनिंग हासिल किया। जीन क्लोनिंग उन्होंने की है। उन्होंने बैक्टीरिया के अंदर अपने डिजायर्ड जीन को इंसर्ट किया। पहले वेक्टर के अंदर इंसर्ट किया, फिर बैक्टीरिया को दे दिया, और अब वो बैक्टीरिया के अंदर वो डिजायर्ड जीन अपने आप को मल्टीप्लाई कर रही है। मींस मल्टीपल कॉपीज के अंदर वो आ रही है। ये करने वाले द वेरी फर्स्ट से इन्होंने कुछ फॉरेन डीएनए को, मतलब अपनी डिजायर्ड जीन को ई कोलाई में इंसर्ट किया। इसके लिए उन्होंने प्लाज्मिड वेक्टर यूज किया और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज किया। कैसे यूज करेंगे? सबसे पहले वो डिजायर्ड जीन लेंगे, ये रही डिजायर्ड जीन, ये रही डिजायर्ड जीन, और ये रहा प्लाज्मिड वेक्टर। प्लाज्मिड वेक्टर को वो कट करेंगे, बिल्कुल। तो उन्होंने वेक्टर को कट कर दिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, बिल्कुल येलो कट। और अब लाइगेज यूज करेंगे ताकि हमारा जो डिजायर्ड जीन है वो इसके साथ में इंसर्ट हो जाए, बिल्कुल सही बात है। और अब ये किसको दे देंगे? बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया डिजायर्ड जीन को क्या करेगा? कॉपी। डीएनए की हमेशा कॉपी बनेगी। क्या सेम बनेगी? हाँ, रेप्लिकेशन हुआ है। नाम क्या रखेंगे? आइडेंटिकल कॉपीज को, सेम कॉपी बनने को नाम क्या रखेंगे? क्लोनिंग। तो पहले कौन थे जिन्होंने क्लोनिंग वेक्टर किया या फिर जीन क्लोनिंग करी? बॉयर एंड कोहन। इनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। यस, मिला फिर इनको नोबेल प्राइज, बिल्कुल मिला है इनको नोबेल प्राइज। इसका मतलब क्या? ये मल्टीपल कॉपीज बना पा रहे हैं। यस, मल्टीपल कॉपीज बना पा रहे हैं। इसका मतलब आपका डीएनए, मतलब ह्यूमन का डीएनए बैक्टीरिया के अंदर कॉपी हो सकता है? हाँ, आराम से हो सकता है। ओके, मींस आपका डीएनए बैक्टीरिया में कॉपी हो सकता है? हाँ, आराम से कॉपी हो सकता है। अच्छा, डीएनए अलोन कॉपी हो जाएगा? अलोन कॉपी नहीं होगा। अगर मैं सीधा ये देता हूं डिजायर्ड जीन, कॉपी नहीं हो सकता।
क्योंकि इस डिजायर्ड जीन के पास में कॉपी करने वाला सामान नहीं है। कॉपी कहाँ से स्टार्ट होता है, रेप्लिकेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, ऑरी से स्टार्ट होता है। तो फिर मैंने बोला किसके पास में है ऑरी, उसने बोला इस वेक्टर के पास में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। अच्छा, इसलिए हम वेक्टर देंगे, हाँ इसलिए आप वेक्टर देने जा रहे हो। अब बताओ क्या ये डायरेक्ट इंसर्ट करेंगे तो क्या रेप्लिकेशन होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा डायरेक्ट इंसर्ट करेंगे तो रेप्लिकेशन? क्योंकि रेप्लिकेशन एक पर्टिकुलर जगह से स्टार्ट होता है, और उस जगह का नाम बताओ जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ऑरी। और वो ऑरी किसके पास में है? वेक्टर के पास में। इसलिए हम क्यों देने जा रहे हैं प्लाज्मिड को, मतलब क्यों देने जा रहे हैं डिजायर्ड जीन को वेक्टर? क्योंकि डिजायर्ड जीन अपनी कॉपी नहीं कर पा रहा है। क्योंकि कॉपी करने के लिए, रेप्लिकेशन करने के लिए, कॉपी करने के लिए, रेप्लिकेशन करने के लिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक सीक्वेंस होता है। हम डीएनए रेप्लिकेशन में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक सीक्वेंस है, तो वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सीक्वेंस डिजायर्ड जीन के पास नहीं है। तो किसी ने बोला दे दो, मैंने कहा हाँ वही देने जा रहा हूँ। बोला कैसे देंगे? बोले एक वेक्टर के पास में है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और वो वेक्टर वाला डीएनए मैं ग्लू से चिपका दूंगा। किसके साथ में? बोला डिजायर्ड जीन के साथ में। अच्छा, वेक्टर वाले को मैं ग्लू से चिपका दूंगा डिजायर्ड जीन के साथ में, हाँ, और वो चला जाएगा मतलब बैक्टीरिया के अंदर, और बैक्टीरिया में कॉपी कर लेगा। आपने किया ये काम, हाँ। नाम क्या आपका? बॉयर एंड कोहन। जीन क्लोनिंग कर दिया आपने, हाँ, आइडेंटिकल कॉपीज बनाई है। अच्छा, बैक्टीरिया में पहली बार ह्यूमन की जीन्स कॉपी हुई है, हाँ, ओके, मतलब कॉपी करने में दिक्कत ही नहीं आई? बिल्कुल दिक्कत नहीं आई, क्योंकि ऑरी हमने बैक्टीरिया का लिया था। तो जो आपने जीन दी थी उसमें ऑरी नहीं थी? नहीं, उसमें ऑरी नहीं थी। वो ऑरी तो एग्जैक्टली वेक्टर के पास होती है, इसलिए हमें वेक्टर के साथ में उसको ग्लू करना पड़ेगा। अच्छा, जीन एग्जैक्टली आपने ह्यूमन के ली, और ऑरी वाला पार्ट आपने लिया था बैक्टीरिया का, हाँ। तो वो ऑरी वाला पार्ट कहाँ है? वेक्टर के पास में है। ओके, वेक्टर के पास में ऑरी वाला पार्ट था, और डिजायर्ड जीन तो मैंने ह्यूमन से लिए, इसलिए मैंने उन दोनों को ग्लू किया विद द हेल्प ऑफ लाइगेज, और फिर मैंने एग्जैक्टली दे दिया बैक्टीरिया को। बिल्कुल, फिर आपने उसको दे दिया बैक्टीरिया को। अब बैक्टीरिया आराम से क्या बना रहा है बताओ? ह्यूमन जीन्स की कॉपी कर रहा है। टॉपिक का नाम होगा जीन की कॉपी होना, मतलब क्लोनिंग। जीन को कॉपी करना मतलब क्लोनिंग। क्लोनिंग का मतलब जीन की कॉपी होना है, प्रोटीन बनाना नहीं है। प्रोटीन जब एक जीन से बनता है, पहले एमआरएनए फिर प्रोटीन, उसे हम बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन। ऐसे वेक्टर को बाद में अपन नाम रखेंगे एक्सप्रेशन वेक्टर। हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ वेक्टर। आज हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को पूरा खत्म कर देंगे, ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा, टेंशन मत लो। बहुत बढ़िया। इसका मतलब जीन क्लोनिंग एग्जैक्टली किसने बताई थी बताओ? बॉयर एंड कोहन ने। तो वेरी फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया जब हमने देखा कि ये आप बैक्टीरिया के अंदर अपने डिजायर्ड जीन को दे दो, और दैट डिजायर्ड जीन वाज इंसुलिन। तो सबसे पहले जेनेंटेक कंपनी थी, उन्होंने एग्जैक्टली क्या किया? इसी बॉयर के साथ में हाथ मिलाया, और इस बॉयर को पकड़ा, इस बॉयर को, और रॉबर्ट स्वानसन के साथ में इन दोनों ने मिलकर पहला रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन इंसुलिन प्रोटीन बना लिया। और ये इंसुलिन प्रोटीन मींस इंसुलिन प्रोटीन बनाया गया था बाय बैक्टीरिया। सो अगर बैक्टीरिया बना के जा रहा इंसुलिन, वो भी ह्यूमन वाला, तो नाम रखा ह्यूमुलिन। और फिर तो मार्केट के अंदर ह्यूमुलिन छा गया। बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट की भगवान ने सुन ली। पहली बार आपने जो नेचर के अगेंस्ट में काम किया था, उससे ह्यूमन को बेनिफिट हुआ कि आपका डीएनए आपके पास से लेकर हमने बैक्टीरिया को दिया, और बैक्टीरिया आपको प्रोटीन देने जा रहा है। वाव! और वो प्रोटीन डिट्टो सिमिलर है हमारे जैसे से, मतलब हमारे वाला इंसुलिन जो मेरी बॉडी में बन रहा है, और बैक्टीरिया जो प्रोटीन बना के जा रहा है, दैट इज इंसुलिन, दैट इज सेम। तो किसी ने पूछा रीजन बताओ, तो मैंने कहा अगर वहां पर AUG कोडोन है,
राइट आप सबको पता है कि mRNA से क्या बनेगा बताओ। आप सबको पता है कि mRNA, अगर मैं बोल के जा रहा हूँ ये mRNA है, और अगर मैं बोल के जा रहा हूँ mRNA से प्रोटीन बनता है, तो mRNA के अंदर ऐसे बहुत सारे कोडोन होते हैं, ऐसे बहुत सारे कोडोन होते हैं mRNA के अंदर। ये देखो ऐसे बहुत सारे कोडोन हैं। तो अगर मैंने बैक्टीरिया से पूछा AUG से आपके अंदर कौन सा अमाइनो एसिड बनता है, वो बोल के जा रहा है मिथ्योनिन, तो मेरे अंदर भी तो सेम ही मिथ्योनिन बन रहा है। ओके अच्छा, जेनेटिक कोडोन इज यूनिवर्सल, यस दैट इज यूनिवर्सल। अच्छा अगर एक mRNA को मैं बैक्टीरिया में देता हूं और वही mRNA मेरे अंदर है, तो दोनों के अंदर सेम प्रोटीन बनेगा। यस दोनों के अंदर सेम प्रोटीन बनता है। क्यों? तो बोला ना कोडोन, कोड फॉर सेम अमाइनो एसिड, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे ह्यूमन हो, चाहे यीस्ट हो, चाहे कोई भी हो। ओके जेनेटिक कोडोन्स यूनिवर्सल है। हाँ अच्छा उसमें भी स्टॉप कोडन UAA होता है। हाँ ग्रेट वेरी गुड, उसके अंदर भी स्टॉप कोडन UA। अगर मैं कोडोन लिखता हूं, अगर मैं कोडोन लिखता हूं, एक ऑर्गेनिज्म का जीन दूसरे ऑर्गेनिज्म में काम कर सकता है। यस क्यों काम कर पा रहा है एक ऑर्गेनिज्म का जीन दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर? क्योंकि जेनेटिक कोडोन क्या है? यूनिवर्सल हैं। दैट मीन्स अगर मैं बोल के जा रहा हूं कि मेरे पास में कोडोन है, मेरे पास में कोडोन है, बताओ क्या? ये देखो मेरे पास में कोडोन है, आप कोई भी कोडोन देख सकते हैं, मेरे पास में कोडोन है। चलो देखो मैं मैथ्योनिन देखने जा रहा हूँ, बताओ कहाँ पर लिखा है मैंने मैथ्योनिन 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 मैथ्योनिन? ये रहा मैथ्योनिन, ये है AUG। अब ये AUG वाला जो है वो सब के अंदर कॉमन है, हमारे अंदर भी AUG स्टैंड फॉर मैथ्योनिन, सब के अंदर AUG स्टैंड फॉर मैथ्योनिन। अगर मैं बोल के जा रहा हूँ मेरे पास कोडोन है CGG, तो बैक्टीरिया में ये CGG जो कोडोन है वो आर्जिनिन बना के जा रहा है, और हमारे अंदर भी जो CGG कोडोन है वो आर्जिनिन बना रहा है। तो इसका मतलब अगर एक जीन से मैं प्रोटीन बनाता हूं और उसी जीन को अगर मैं बैक्टीरिया में देता हूं तो वो सेम प्रोटीन बनाएगा। यस गजब, तो मैं बना ही क्यों रहा हूं प्रोटीन? सारा काम तो बैक्टीरिया कर सकता है। बोला हाँ लेकिन बना लो तो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो फिर इंजेक्शन खाना पड़ेगा, इससे अच्छा तो बना ही लो। हाँ ठीक है फिर तो ये तो ज़्यादा सही है। हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर हम कुछ भी नहीं करें और सब बैक्टीरिया, यहाँ पे बैक्टीरिया बस मस्त ज़िंदगी जिएंगे। बहुत बढ़िया, इतना ज़्यादा भी नहीं सोचना है, बाद में कभी देखेंगे। वेरी गुड। सो की टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो क्या क्या यूज़ करेंगे? राइट हमें पता है कि हमें कुछ टूल्स तो यूज़ करने पड़ेंगे। नंबर 1 टूल्स वाज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, पढ़ाया जा चुका है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, हाँ या ना? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो डीएनए को काटने का काम करेंगे। अब मेरे को एक और टूल चाहिए, एक एंजाइम और चाहिए जो वेक्टर के साथ में डीएनए को जोड़ सके। क्योंकि मेरे को सबसे पहले तो इस डीएनए को काटना था, तो मैंने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज़ किया। मेरे को वेक्टर को भी काटना था, अभी हम डायग्राम देखेंगे, इसलिए मैंने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज़ किया। ओके वेक्टर, अब मेरे को इन दोनों को जोड़ने का काम भी करना है, इसलिए मैंने यूज़ किया है लाइगेज। जोड़ने के लिए यूज़ करूँगा मैं लाइगेज, लेकिन इस जीन को कैरी करने के लिए, कैरी करने का मतलब है इस जीन को ले जाने के लिए, किस में लेके जाने के लिए? बैक्टीरिया में लेके जाने के लिए, क्योंकि इस जीन के पास में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन तो है नहीं, तो ये जाके कुछ कर नहीं पाएगी, अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर पाएगी। राइट और अगर रेप्लिकेट नहीं कर पाएगी तो एक बैक्टीरिया के अंदर जीन पड़ी रहेगी, उसकी प्रोजेनी में नहीं जा पाएगी। अगर एक बैक्टीरिया को जीन मिल भी जाती है, बाहर से हम दे भी देते हैं, तो जब ये बैक्टीरिया रेप्लिकेट, मतलब जब ये बैक्टीरिया डिवाइड करेगा और आपका डीएनए डिवाइड नहीं कर रहा है, मतलब रेप्लिकेट नहीं कर रहा है डीएनए, तो आप अपने डिजायर्ड जीन को उसके अंदर दे ही नहीं पाएंगे, सिर्फ एक बैक्टीरिया में पड़ा रहेगा।
इसको तो मिला ही नहीं, क्योंकि ये तो इसने तो कॉपी किया ही नहीं अपने आप को। अब वापस से जब ये बैक्टीरिया, ये वाले बैक्टीरिया को जीन मिली नहीं, इसके पास पड़ी हुई है, जीन पड़ी हुई है, अब ये वापस से डिवाइड करेगा तो इसको वापस से जीन नहीं मिली। मैंने कहा यार जीन तो सिर्फ एक ही बैक्टीरिया में पड़ी रहेगी। उसने बोला हाँ सर, आपने उस जीन के अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं रखा था, इसलिए वो जीन अपने आप को कॉपी नहीं कर पा रही है। तो मैंने कहा इससे बचने का क्या तरीका है? उसने बोला सर आप एक काम करो, लेकर जाने के लिए वेक्टर दे दो, वेक्टर। वेक्टर के पास बताओ क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। वेक्टर के पास बताओ क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसका मतलब हमें चाहिए वेक्टर, वो है जीन कैरियर्स, जीन को कैरी करेंगे। एंड एक और चाहिए जिसका नाम है होस्ट ऑर्गेनिजम्स, लाइक बैक्टीरिया। एक और है जिसका नाम है होस्ट ऑर्गेनिजम्स। तो हम ये काम कैसे करते हैं, बस उसी को एक लास्ट डायग्राम से देख लेते हैं। राइट, ओके। हमने ये काम कैसे किया? सबसे पहले हमारे पास में वेक्टर था, ये देखो हमारे पास में ये रहा वेक्टर, ये रहा प्लाज्मिड, ये एक वेक्टर है। हम इस वेक्टर को एक पर्टिकुलर जगह से कट करने जा रहे हैं। हमने इस वेक्टर को पर्टिकुलर जगह से कट किया, ये ऑलमोस्ट सभी ने डायग्राम्स देखा होगा। हमने इस वेक्टर को पर्टिकुलर जगह से कट कर दिया। ये क्लीवेज साइड थी, हमने इसको इको R1 से, एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जिसका नाम है इको R1, इको R1 ने उसको कट कर दिया। राइट, हम देखेंगे अभी इको R1 कैसे कट करता है, क्या होता है स्टिकी एंड्स। और अब हम एक डिजायर्ड जीन थी, ये रहा फॉरेन डीएनए, फॉरेन डीएनए को भी हमने इको R1 दिया और वो भी क्या करेगा, डीएनए को कट कर देगा। ये लो। और अब हमने इस डीएनए को, वेक्टर वाले डीएनए को एक डिजायर्ड डीएनए के साथ में लाइगेट कर लिया। एंजाइम का नाम है डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज। और इस तरीके से जो प्लाज्मिड बना है दैट इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। क्योंकि वेक्टर था रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, इसलिए प्लाज्मिड का नाम हमने क्या रख दिया बताओ, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। तो पहली बार हमने बना लिया है रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। अब हम इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को किस में ट्रांसफर करेंगे? अब हम इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को ट्रांसफर करेंगे होस्ट के अंदर। तो जैसे ही हमने इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को होस्ट में दिया, जैसे हमने इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को, ये रहा बैक्टीरिया को दिया, ये रहा बैक्टीरिया को दिया है, और ये रहा एक और बैक्टीरिया। मैंने इस बैक्टीरिया को पूछा आपको रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड मिला? आपको रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड मिला? उसने बोला हाँ मुझे मिला। मैंने बोला आपको मिला? उसने बोला हाँ सर मुझे भी मिला। मैंने कहा आपको मिला क्या? उसने बोला नहीं मिला मेरे को। तो मैं कैसे पता लगाऊंगा कि मैंने जो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर दिया था या फिर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जो दिया था वो कौन कौन से बैक्टीरिया में गया है? कोई भी जीन को अगर आप किसी और के अंदर ट्रांसफर करते हैं आपको पता लग जाएगा। आप अपनी जीन्स को किस में ट्रांसफर करते हैं? ऑफ स्प्रिंग के अंदर। तो हमें कैसे पता लगता है हमारी जीन ऑफ स्प्रिंग में गई है कि नहीं गई है? आप सिर्फ देख लो, अगर आपकी नोज़ मैच कर रही है आपके बच्चे की नोज़ के साथ में, इसका मतलब जीन आप ही ने दी है। तो हम फिनोटाइप देख लेते हैं। अगर आपके पास में कोई जीन्स हैं, आप अपनी जीन अपने बच्चों में देंगे। आपका बच्चा है लेकिन नोज शेप मैच ही नहीं कर रही, नाक किसी और से मैच कर रही है, इसका मतलब आपने तो अपनी जीन उस बच्चे में नहीं दी है। इतनी सिंपल सी बात है। अगर आप अपनी जीन्स को अपने ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करते हो तो कैसे पता लगता है कि मैंने ये ट्रांसफर किया है? फिनोटाइप देख के, सिंपल फिनोटाइप देख के। बच्चे की फिनोटाइप आपसे मैच होने चाहिए। अगर आपकी नोज जैसी है बच्चे की नोज जैसी होनी चाहिए, मेरी जैसी नहीं, मतलब जैसी आपकी है। राइट। अगर आपकी ब्लैक आइज है बच्चे की ब्लैक आइज होनी चाहिए। आपकी अगर काली आंखें हैं बच्चे की भी काली होनी चाहिए। अगर आपकी ब्राउन है तो बच्चे की भी ब्राउन होनी चाहिए। या तो मम्मी से मैच करे या फिर पापा से। बच्चे की शक्ल जो पड़ोस में जो शर्मा जी रह रहे हैं उनसे मैच कर रही है, तो आप समझ जाओ कि एग्जैक्टली इस बार एलील और जीन्स बाहर से आया है। आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई योगदान नहीं है उसके अंदर। तो मैंने बैक्टीरिया से पूछा आपको बाहर से डीएनए मिला? उसने बोला नहीं मुझे नहीं मिला। मैंने कहा यार मेरे को पता कैसे चलेगा? तो अब हम करेंगे सिलेक्शन।
उसको हम करेंगे स्क्रीन, हम चेक करेंगे कि जीन मिली या नहीं मिली, क्योंकि जिसके पास में हमने जो जीन इंसर्ट की है वही मिलनी चाहिए, यही बैक्टीरिया ग्रो करना चाहिए, यही बैक्टीरिया के अंदर डिवीजन होना चाहिए। इस वाले बैक्टीरिया के अंदर बाहर से जब जीन ही नहीं दी गई है या मिली नहीं, तो इसको खाली पीली ग्रो करा के क्या फायदा। मीन्स इसके अंदर ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके पास में बाहर से जीन नहीं आई है, आपने इसके अंदर जीन नहीं दी है। कितना खराब लगेगा कि आप एक ऐसे बैक्टीरिया को पाल रहे हो जिसमें आपकी डिजायर्ड जीन नहीं है। ऐसे बैक्टीरिया को ग्रोथ मीडियम में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप ऐसे बच्चे को बिल्कुल नहीं पालेंगे जिसके अंदर आपकी डिजायर्ड जीन न हो। जिस दिन आपको पता चला कि ये जो चुन्नू एंड मुन्नू हैं ये आपके नहीं हैं, कोई बात नहीं, बैक्टीरिया में आ जाओ। सेंटेंस कभी कभी पूरा नहीं करना चाहिए, कुछ चीज़ें खुद से समझ में आती है ना। इसके पास में डिजायर्ड जीन है नहीं है, क्या ये कल्चर मीडियम के अंदर ग्रो कर रहा है, कर तो रहा है, लेकिन नहीं करने देंगे। तो हमेशा जीन के साथ में कुछ फीचर्स और आएंगे, जिसको भी जीन मिलेगी उसके बेसिस पे हम सिलेक्शन करेंगे, उसके बेसिस पे अपन क्या करेंगे बताओ, सिलेक्शन। वेरी गुड। लेकिन सबसे पहले टूल के अंदर हमें देखना है, हमें सबसे पहले टूल के अंदर देखना है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। सबसे पहले, क्योंकि 5 चीजें अपन को देखनी है। नंबर 1 इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, आर्बर, नाथन्स एंड स्मिथ, 3 legendary scientists, very first time isolated enzyme जो डीएनए को पर्टिकुलर जगह से कट करा था। बहुत आउटस्टैंडिंग लैंडमार्क डिस्कवरी। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि आपको सबसे सिग्निफिकेंट डिस्कवरी इन मॉलिक्यूल बायोलॉजी क्या लगती है, तो ये उनमें से टॉप नॉच है। नंबर 1 पे अगर मैं पूछना चाहूँ, मतलब मैं बताना चाहूँ, तो मैं बोलूँगा वॉटसन एंड क्रिक डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। नंबर 2 पे अगर मैं रखना चाहूँ, डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। मैं ये वाली बात किसी और जगह नहीं बोल सकता, किसी और टॉपिक के अंदर। नॉर्मल एंजाइम नहीं थे, हम डीएनए को पर्टिकुलर जगह से कट कर रहे हैं, पर्टिकुलर जगह से। गॉट नोबेल प्राइज स्मिथ को, नाथन्स एंड आर्बर। वेरी गुड। जेनेटिक इंजीनियर्स को संभव बनाने वाला डिस्कवरी था ये, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थी। नेचर अलाउ ही नहीं करता था कि आप अपनी जीन्स को नागिन में दे सकते हैं और नागराज बना सकते हैं, इम्पॉसिबल। ये तो मेरे को कमेंट में चाहिए, यहां तक कौन कौन बच्चा पहुंचा है। कॉमन कमेंट होना चाहिए सबका कि आप अपनी जीन्स को नाग में दे के, नागिन में दे के नागराज बना नहीं सकते थे, अब बना सकते हैं, अब बना सकते हैं। वेरी गुड, ठीक है। जब आर्बर ने, स्मिथ ने एंड नाथन्स ने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की डिस्कवरी की, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर किया है इन्होंने, 3 साइंटिस्ट ने। ये मॉलिक्यूलर सीजर की तरह कार्य करते हैं, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। डीएनए को पर्टिकुलर जगह से कट करते हैं, स्पेसिफिक सीक्वेंस पर कट करते हैं। दैट मीन्स आप एक डीएनए को प्रिसाइज तरीके से
बहुत ही पर्टिकुलर तरीके से कट कर सकते हैं। रैंडम नहीं है कि कहीं पे भी कट कर दिया, नहीं। सो दैट मीन्स डीएनए फ्रेगमेंट को प्रिसाइज तरीके से मैनिपुलेट और रिकम्बाइन करने की सुविधा मिलती है। इस खोज के लिए उन्होंने नोबेल प्राइज लिया इन फिजियोलॉजी, मतलब मेडिसिन के अंदर, और मिलना तो था ही। मेरे हिसाब से ये सेकंड मोस्ट लैंडमार्क डिस्कवरी है आफ्टर वॉटसन एंड क्रिक के डबल हेलिकल मॉडल के बाद में, इफ यू आस्क मी। सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, बट मेरे को ये सेकंड नंबर पे सबसे अच्छा लगता है। और लिटरली ये तीनों साइंटिस्ट बहुत महान थे। कैसे डिस्कवर हुआ, उसके लिए 2 लाइन। कैसे उन्होंने सोचा ये चीज, ये देखो, ये एक बैक्टीरिया है, यहां देख लेते हैं। ओके, बहुत सिंपल सा डायग्राम है। देखो, ये रहा एक बैक्टीरिया, राइट? ये नहीं है, ये एक बैक्टीरिया है। और उन्होंने क्या देखा, जब इस बैक्टीरिया के ऊपर वायरस का अटैक होता है, ये एक वायरस था, उसने बैक्टीरिया के ऊपर अटैक किया और ये आ चुका है वायरल डीएनए। ओब्वियसली ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे वायरस को, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्शन देते हैं, हमने नाम रखा था बैक्टीरियोफाज। हमने नाम ही रखा था बैक्टीरियोफाज। तो जैसे ही बैक्टीरिया का डीएनए, सॉरी, जैसे ही वायरस का डीएनए आता है बैक्टीरिया के अंदर, ये रहा बैक्टीरिया, ये रहा वायरस, तो इसके अंदर ऑलरेडी एक एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम इस डीएनए को छोटे 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 न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर और फ्रैगमेंट्स के अंदर कट कर देते हैं। इसके कारण बैक्टीरिया का डिफेंस मैकेनिज्म मजबूत रहता है और वो आराम से इस डीएनए को कट कर देते हैं। नाथन एंड आर्बर सरप्राइज थे कि यार, मैंने एक वायरस के डीएनए को जब बैक्टीरिया में दिया, वायरल का डीएनए कट हो गया। कैसे? जबकि इस बैक्टीरिया का डीएनए खुद जो बैक्टीरिया का जो डीएनए था, ये बैक्टीरिया के पास में भी डीएनए होगा ना, एक बैक्टीरिया के पास खुद का भी डीएनए होगा, इसका खुद का डीएनए कट नहीं हुआ, बाहर से जो डीएनए दिया वो कट हो रहा है, लेकिन खुद का कट नहीं हो रहा। इसका मतलब डिफेंस मैकेनिज्म है, मतलब कोई ना कोई तो एंजाइम है जो पहचान रहा है कि नहीं, ये तो बाहर वाला है और ये मेरा खुद का डीएनए है, और मैं खुद के डीएनए को तो कट नहीं करूंगा, बाहर वाले को कट करूंगा। और वो भी उन्होंने खुद देखा कि रैंडम कटिंग नहीं है, पर्टिकुलर साइट के ऊपर जाके कट किया है। वेरी गुड, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। मीनवाइल, जैसा कि मैंने आपको बताया था, उसी समय रिसर्चर ने डीएनए लाइगेज की भी डिस्कवरी कर ली। और लाइगेज का रोल इज ए मॉलिक्यूलर ग्लू। ये तो मॉलिक्यूलर सीजर था और ये है मॉलिक्यूलर ग्लू, जो कि एग्जैक्टली अलग अलग सोर्स से डीएनए को जोड़कर रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल बनाता है। क्लियर? अच्छी तरीके से, स्लो तो नहीं है ना, वह बता देना। ओके, बहुत ही बढ़िया। अब हमने जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, उनका नोमेनक्लेचर कैसे किया, हमें ये तो पता लग गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, बट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हमने क्यों बोला EcoR1? क्यों हमने ऐसे ही बोला? क्यों हमने बोला HIND थर्ड, हिंड थर्ड? क्यों हमने बोला बाम H1? तो ये जो फर्स्ट लेटर है E, ये इंडिकेट करके जा रहा है जीनस को, फर्स्ट इंडिकेट करके जा रहा है जीनस को। जो सेकंड 2 लेटर्स हैं वो इंडिकेट करके जाते हैं स्पीसीज को, एंड जो थर्ड है, मींस देखा जाए तो 4th लेटर, वो इंडिकेट करके जा रहा है स्ट्रेन को। एंड उसके बाद जो ये 1 2 3 4 आया है, ये इंडिकेट करके जा रहा है किस ऑर्डर में वो आइसोलेट हुए थे। तो EcoR1 का मतलब क्या हुआ? E मतलब एस्चेरिया,
एस्चेरिया कोलाई, एंड को मतलब कोलाई, ई कोलाई, एंड आर मीन्स आर स्टेन, एंड फर्स्ट मीन्स जो पहला ई कोलाई से हमने जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस निकाला था वही इतना काम का हुआ, वाव कितना अच्छा एंजाइम था। बोले हाँ, और फिर हमने बोला हिंड थर्ड का मतलब एच मतलब हीमोफिलस, और आई एन मतलब इन्फ्लुएंजी, और डी मतलब डी स्ट्रेन। तो ये देखो, ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी था, एक बैक्टीरिया है। हमने क्या किया इसमें एग्जैक्टली हमने पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस देखा, उसका नाम था हिंड 1, काम का ही नहीं निकला, बहुत बेकार था। फिर एक और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर किया, क्योंकि प्रोटीन्स बहुत होंगे, एंजाइम्स ही बहुत होते हैं, एक बैक्टीरिया एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नहीं बनाता है, बहुत सारा बनाता है। फिर सेकेंड आइसोलेट किया, सेकेंड हमने ऑब्टेन किया, वो भी बहुत बेकार था, कोई काम का नहीं था। राइट, क्या काम का नहीं था, ये अपने कोर्स के बाहर की बात है, बस ऐसे मान के चलो। राइट, आपकी बॉडी भी बहुत सारे एंजाइम्स बनाती है, हाँ कुछ एंजाइम्स यूजफुल है किसी और के लिए, आपके लिए तो सारे यूजफुल है, और कुछ एंजाइम्स यूजफुल नहीं होते हैं किसी और के लिए, सही बात है। फिर इसने एक और एंडोन्यूक्लियस बनाया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। मैंने पूछा कौन से नंबर का, बोले थर्ड नंबर का। जरा दो यार इसको डीएनए को दे के देखो। ओह, बहुत सही जगह पे प्रिसाइज लोकेशन पे डीएनए को कट कर दिया। राइट, बहुत प्रिसाइज लोकेशन पे डीएनए को कट कर दिया। वाओ, क्या नाम है, बोले सर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से मिला है। कौन सी स्ट्रेन से, बोला आर स्ट्रेन से। आर से कि डी से, बोले नहीं डी से मिला है। बोला कौन से नंबर का है, बोले सर ये फर्स्ट वाला तो काम का नहीं था, जो स्मिथ ने देखा था, सेकंड वाला एग्जैक्टली नाथन्स ने देखा था, वो भी काम का नहीं है, लेकिन ये तीनों हम तीनों ने मिलकर देखा था सर, हमने ये तीनों ने मिलकर आइसोलेट किया। अच्छा ये वाला काम क्या, बोला हाँ इसका नाम क्या है, बोले थर्ड है सर, इन थर्ड नाम रख देंगे। अब बताओ यहाँ पे बी का मतलब जीनस, एम का मतलब एमाइलो, बेसिलस, बी मतलब बेसिलस मतलब जीनस, और एम मतलब स्पीसीज, और एच मतलब स्ट्रेन, और फर्स्ट मतलब ऑर्डर जिसमें ये डिस्कवर हुआ था। ये पहला ही था जो काम का निकल गया, वेरी गुड, आइसोलेटेड ऑर्डर, डन। तो इस तरीके से हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस देखा। अब कितने टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं, 3 टाइप के हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। मोस्ट कॉमन जो है टाइप 2 है, सबसे ज़्यादा एंजाइम कौन सा अच्छा है, सबसे अच्छा कौन सा है, टाइप 2। टाइप 2 बहुत अच्छा एंजाइम है, टाइप 2, वेरी गुड। तो डीएनए 2 प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं। राइट, अगर आप देखेंगे 2 टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से टाइप के। देखो मेरे पास में एक सीक्वेंस है AGCTT, राइट, और मैं इसको देने जा रहा हूँ हिंड थर्ड को। हिंड थर्ड ने यहाँ पर AAGCTT सीक्वेंस है, और यहाँ पे कट किया और यहाँ पे कट किया, सीक्वेंस था AAGCTT। अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री बना के देखता हूँ तो आप सबको पता है कि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री आएगा AAGCTT। फिर मैंने पूछा आप कैसे कट करते हो, उसमें बोला सर मैं एक कट तो यहाँ लगाऊंगा और एक मैं यहाँ कट लगाऊंगा। तो फिर मैंने पूछा आप कितने सीक्वेंस को रीड करते हो, उसमें बोला 1 2 3 4 5 6। तो ये हिंड थर्ड एग्जैक्टली 6 सीक्वेंस को रीड करता है, 6 सीक्वेंस को रीड करेगा। इसलिए ऐसे एंजाइम को जो 6 सीक्वेंस को रीड करता है उसे हम बोलते हैं 6 कटर। उसे हमने क्या बोला बताओ, 6 कटर। अब आप मेरे को देखकर बताओ, जब ये यहाँ से कट करने जा रहा है, मतलब यहाँ से कट करने जा रहा है और यहाँ से कट करने जा रहा है, तो आप देख सकते हो एक हमारे पास में एक बाहर निकला हुआ पार्ट है जिसको अपन बोलते हैं प्रोट्रूडिंग एंड्स। इसका प्यार का नाम है ओवरहैंग। इसलिए ऐसे एंडोन्यूक्लियस को हम बोल के जा रहे हैं जो कि स्टिकी एंड्स बनाते हैं। स्टिकी मतलब चिपकने वाले एंड्स, क्योंकि एक पार्ट थोड़ा सा बाहर निकला हुआ होता है।
ऐसे एंडोन्यूक्लियस को अपन बोलते हैं स्टिकी, बाहर निकला हुआ होगा। वेरी गुड। दूसरा देखो, दूसरा 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 देखते हैं, PST1। PST1 ने यहां कट किया और यहां कट किया, इसका मतलब क्या, इस बार उसने वापस से स्टिकी एंड्स बनाए। यस, लेकिन अगर मैं इको R5 देखता हूं, R1 नहीं, इको R5, तो उसने बीच में से कट किया है, इस पैलिंड्रोम के बीच में से। कहां पर कट करने जा रहे हैं बताओ? ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के ऊपर। क्या होता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस? थोड़ा सा देख लेते हैं। चलो, तो मेरे को किसी ने पूछा क्या नाम है, मैंने कहा कि यहां पर है GAATTC, यहां पर है GAATTC। वेरी गुड। अगर मैं इस सीक्वेंस को इधर से इधर पढ़ता हूं, इस सीक्वेंस को इधर से इधर पढ़ता हूं, यह है 5 प्राइम, ये रहा 3 प्राइम, ये रहा 5 प्राइम और ये रहा 3 प्राइम, तो सीक्वेंस आएगा GAATTC। और अगर मैं इसको यहां से इधर पढ़ता हूं तो सीक्वेंस क्या आ रहा है? GAATTC। तो इसका मतलब अगर आप दोनों स्टैंड के अंदर, अगर एक ऐसे डीएनए सीक्वेंस है जिसको आप 5 से 3 पढ़ते हैं इन अपर स्टैंड और 5 से 3 पढ़ते हैं इन लोअर स्टैंड, मींस दोनों डीएनए स्टैंड के अंदर जिसका सीक्वेंस कॉमन आ जाए, उल्टा सीधा नहीं, एकदम कॉमन, 5 to 3 पढ़ने से एंड 5 to 3 पढ़ने से, ऊपर वाले को भी 5 से 3 पढ़ना है, नीचे वाले को भी 5 से 3 पढ़ना है। राइट, ऊपर वाले को 5 से 3 पढ़ेंगे, नीचे वाले को भी जब 5 से 3 पढ़ते हैं और सीक्वेंस अगर कॉमन आता है तो ऐसे सीक्वेंस को हमने नाम रखा पैलिंड्रोम। ऐसे को हमने नाम रखा है पैलिंड्रोम। इजी, वेरी गुड। इसी को हमने नाम रखा पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम मलयालम नहीं है, पैलिंड्रोम मलयालम नहीं है। मलयालम तो क्या होता है, अगर आप इसको ऐसे पढ़ोगे और इसको ऐसे पढ़ोगे, दोनों सेम होते हैं। ये मलयालम नहीं है, बुक्स में गलत दिया हुआ है, मेरी कोई गलती नहीं है। अगर मैं GAA ऐसे पढ़ूंगा और इसको ऐसे पढ़ता हूं तो ये तो CTTAAG हो गया, ये तो CTTAAG हो गया, और यहां से क्या है? GAATTC। तो पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है? पैलिंड्रोम मीन्स दैट डीएनए सीक्वेंस, वो डीएनए सीक्वेंस जिसको एक डीएनए स्ट्रैंड के अंदर 5 से 3 पढ़ते हैं एंड दूसरे डीएनए स्ट्रैंड के अंदर भी 5 से 3 पढ़ते हैं, तो दोनों के अंदर सेम सीक्वेंस आता है। दैट सीक्वेंस इज नोन एज, उस सीक्वेंस को हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। एनसीईआरटी ने उसको मलयालम से और दूसरे टीचर्स ने भी मलयालम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, क्योंकि नॉर्मल बच्चे थे। बोले एग्जाम्पल दे के बताओ, बोला मलयालम। अरे भैया मलयालम को तो इधर से उधर पढ़ेंगे, मलयालम इज उल्टा सीधा एक जैसा, तो ये मलयालम नहीं है। बाद में लोगों को अक्ल आ गई, शुरू में कम होती है, कुछ चीज़ें ठोकर खाने के बाद समझते हैं। आजकल के बच्चों को तो आप बेवकूफ़ बना ही नहीं सकते। वेरी गुड। ऐसे और ऐसे तो पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे और ऐसे पढ़ेंगे, तो साफ साफ पता लग रहा है गलत पढ़ा हुआ है, गलत, ये तो गलत हो जाएगा। उल्टा सीधा एक जैसा नहीं है मलयालम की तरह। इसका मतलब 5 से 3 पढ़ो ऊपर वाले को, नीचे वाले को भी 5 से 3 पढ़ो, सेम सीक्वेंस आता है, दैट इज नोन एज पैलिंड्रोम। कोई बात नहीं। तो अगर हमने बीच में से कट किया और हमने देखा कि यस ब्लंट एंड बनने जा रहे हैं, अब बताओ ऐसे एंड्स को अपन क्या नाम रखेंगे? ब्लंट। इसका मतलब 2 टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं। पहला बताओ कौन सा? जो कि स्टिकी एंड्स बनाते हैं। स्टिकी एंड्स का प्यार का नाम है कोहेसिव एंड्स, चिपकाने वाले एंड्स बनाते हैं, कोहेसिव एंड्स। स्टिकी एंड्स मीन्स चिपकाने वाले एंड्स। एंजाइम डीएनए को स्टैगर्ड तरीके से कट करते हैं, प्यार का नाम है स्टैगर्ड तरीके से कट करते हैं। स्टैगर्ड मतलब इस बार वो ओवरहैंग बना के जाएंगे। मैं बोल के जा रहा हूँ GAATTC को अगर मेरे को कट करना है, GAATTC को अगर मुझे कट करना है तो मैं कैसे बोलूँगा? स्टैगर्ड तरीके से यहाँ से कट करेंगे और इधर से कट करते हैं, तो एक जगह मिलेगा मेरे को, अगर मैं कट करता हूँ तो एक जगह मेरे को मिलेगा G और नीचे तो मेरे को मिलेगा C, नीचे तो मेरे को मिलेगा देखो CTTAA।
तो ये ओवरहैंग आ गया है, ये स्टिकी एंड से। दूसरे वाले के अंदर मेरे को क्या मिलेगा, AATTC और इधर आएगा G। ये ओवरहैंग हैं, ये रहा एक ओवरहैंग जो बहुत आसानी से दोबारा पेयर कर जाते हैं। इसलिए एंजाइम डीएनए को स्टैगर्ड तरीके से काटता है, जिसे शॉर्ट सिंगल स्टैंडर्ड ओवरहैंग बनते हैं। ये देखो शॉर्ट सिंगल स्टैंडर्ड ओवरहैंग बनते हैं, इससे हमने बोला है स्टैगर एंड्स। इसी का दूसरा नाम है, ये एंड्स आपस में आसानी से कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के कारण, ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के कारण पेयर हो जाते हैं बहुत इजीली, खुद के साथ में भी हो जाते हैं। और अगर सपोज आपने वेक्टर को ऐसे कट कर दिया और डिजायर्ड जीन को भी ऐसे कट कर दिया, तो वो डिजायर्ड जीन के साथ में पेयर हो जाएगा थोड़ा आसानी से, क्योंकि स्टिकी एंड्स हैं, चिपकने वाले एंड्स हैं, ब्लंट नहीं है। दूसरा होता है ब्लंट एंड्स, जब आप एग्जैक्टली इसको ऐसे काटने जा रहे हैं, GATC, यहां पे था GATC, ये भी यहीं काट रहा है, ये भी यहीं काट रहा है। तो अब बताओ इसके कारण क्या बनेगा, इसके कारण बनेगा GA और नीचे आ जाएगा CT, और दूसरा वाला पार्ट क्या चल जाएगा, TC और AG। ये लो, ये चले गए, ये लो, ये लो, ये भी ले लो, बीच में से काटा है, एकदम पैलिंड्रोम के बीच में से। इसको अपन बोलते हैं ब्लंट एंड। एंजाइम दोनों डीएनए स्ट्रैंड को सेम पोजीशन पे काटता है, एकदम सेम पोजीशन के ऊपर, ब्लंट एंड बोलेंगे। और इसके कारण क्या होगा बताओ, इसके कारण क्या होगा, ओवरहैंग नहीं बनेंगे, ओवरहैंग बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, एग्जाम्पल क्या है, SMAL, वेरी गुड, या फिर EcoR5, एग्जाम्पल ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, EcoR1, ये यहां मिलने जा रहा है, ई कोलाई में पाया जाता है, GAATTC सीक्वेंस में G और A के बीच में कट करता है, अभी हमने देखा था। दूसरा देख लो, हिंट थर्ड, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा में पाया जाता है, और AAGCTT सीक्वेंस याद रखना है, AAGCTT, और इसमें एग्जैक्टली सीक्वेंस पे कट करता है, अभी हमने देखा ही था। और दूसरे एंजाइम्स अगर आपको देखने हैं तो ये लो बहुत सारे हैं, ये लो EcoR1, GAATTC पे कट करता है, G और A के बीच में कट करना है बस। और अगर मेरे को BAM-H1 बताना है तो GGATCC, जो भी जितने भी आपको याद हो सकते हैं, 4-5 तो याद रखने जरूरी है, और G और G के बीच में कट कर देगा, वेरी गुड। अब ये देखो, हीमोफिलस AE1, AEI सेकेंड, ये GGCC पे मतलब ब्लंट एंड बना के जाएगा, इसका मतलब यहां पर है GGCC, तो यहां से कट कर देगा। दूसरा लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो GGCC, तो अब ये देखो ये ब्लंट एंड बना दिया, क्योंकि ये 4 पे कट कर रहा है इसलिए इसको बोलते हैं 4 कटर। अब बताओ ये कितना कटर है, 6 कटर, ये बताओ ये कितना कटर हो गया, 6 कटर, और ये वापिस से कितना कटर हो गया, 4 कटर। HPAL1 इज ए 4 कटर, ओके, ये सब 4 कटर हैं, ठीक है। आपको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पूरा क्लियर है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम कैसे रखा हो, एकदम क्लियर है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो इसका मतलब हमने क्या किया, सबसे पहले स्टेप 1 अब क्या होगा, सबसे पहले होगा आपको जीन को क्या करना पड़ेगा, आइसोलेट, जीन आइडेंटिफाई करो एंड देन आइसोलेशन कर लो, जीन को निकाल लो। कैसे निकालेंगे, हमें सबसे पहले देखना है, या तो आप ह्यूमन इंसुलिन जीन को निकाल लो, ये देखो ह्यूमन इंसुलिन जीन जो कि पैनक्रियाज की बीटा सेल्स में मिलती है, वहाँ से निकाल लेंगे, या फिर बीटी टॉक्सिन जीन जो कि बेसिलस सीरोजेनेसिस में मिलती थी। एग्जाम्पल दे के बता रहे हैं, हम पढ़ेंगे बीटी कॉटन डिटेल के अंदर, क्या रोल है, क्या क्या फंक्शन है बीटी कॉटन का। तो हमने बेसिलस सीरोजेनेसिस एक बैक्टीरिया था, उससे हमने एग्जैक्टली क्या लिया, बीटी जीन ली, ओके, बीटी जीन ले लिया, और फिर वो हमने बीटी जीन को
हम कपास को देने जा रहे हैं, कॉटन को, तो कॉटन के पास में तो बैक्टीरिया की जीन कैसे आ सकती है? बोले सबसे पहले मैंने बैक्टीरिया को बोला यार आपकी एक जीन मुझे चाहिए। बोले कौन सी? बोले ये जीन का नाम बताओ क्या था? क्राइजीन। तो हमने क्राइजीन लिया, CRY, किससे? बैक्टीरिया से। बोले आप किसको देने जा रहे हो? ह्यूमन को? नहीं नहीं, ह्यूमन को नहीं देंगे। किसको? बोले कॉटन को देंगे। तो वो जीन हमने कॉटन में इंट्रोड्यूस कर दी, तो कॉटन का नाम रखेंगे BT कॉटन। वो जीन हमने ब्रिंजल में इंट्रोड्यूस कर दी, जीन का नाम ऑर्गेनिज्म का नाम रखेंगे BT ब्रिंजल। ओके, बेनिफिट क्या हुआ? वो तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं, आपके सिलेबस के अंदर मेंशन है ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड प्लांट्स, नया टॉपिक है। हम बैक्टीरिया को नहीं बोलते हैं ये ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया है, जीन वही है। जब बैक्टीरिया को अगर हम ह्यूमिलिन जीन देते हैं तो दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। लेकिन जब आप एक ऑर्गेनिज्म को देने जा रहे हो, ऑर्गेनिज्म को, पूरी बॉडी को जीन देने जा रहे हो, कॉटन को जीन देने जा रहे हो, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ट्रांसजेनिक मतलब जिसके पास में कोई और जीन हो। बोले देंगे कैसे? अरे देने का तो एक ही तरीका ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अच्छा, टॉपिक का नाम चेंज कर दिया? हाँ, टॉपिक का नाम चेंज कर दिया। अच्छा, एक ही टॉपिक से दो टॉपिक समझ में आ जाएंगे? हाँ, एक ही टॉपिक से दो टॉपिक समझ में आ जाएंगे। बोले ट्रांसजेनिक एनिमल्स और प्लांट्स में क्या पढ़ेंगे? बोले यही पढ़ेंगे कि उसके पास में बाहर से जीन आई थी। अच्छा, टमाटर में भी? हाँ, टमाटर हो चाहे मूली हो चाहे शलजम हो, चाहे गोल्डन राइस हो चाहे कोई भी हो, बाहर से जीन देनी है अपन को और कुछ नहीं है। टॉपिक का नाम होगा ट्रांसजेनिक एनिमल्स और प्लांट्स। इसमें कमेंट आएंगे तो वो टॉपिक जल्दी आएगा। ओके, ठीक है, वापिस से बताओ, वापिस से। तो ये अपन पढ़ेंगे BT टॉक्सिन, इसके कारण इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो जाता है प्लांट। तो ये जीन लेंगे, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, मानव के अंदर जो ग्रोथ हार्मोन जीन्स हैं वो अपन देंगे किसको बताओ? बैक्टीरिया को, ताकि बैक्टीरिया ग्रोथ हार्मोन बनाए। और फिर हम वापस से वो बैक्टीरिया का जो ग्रोथ हार्मोन जो बैक्टीरिया ने बनाया है वो हम लेंगे और उसको बॉटल में बंद करके मार्केट के अंदर बेचेंगे और बोलेंगे राजपाल यादव इंजेक्शन लगा ले ताकि तू भी बन जाएगा ऋतिक रोशन। मतलब शक्ल सेम रहेगी बट मतलब ग्रोथ हार्मोन। उस टाइम में उसको पता नहीं था, मैं उस टाइम में ये टॉपिक कभी यूट्यूब पे पढ़ाया नहीं मैंने। अगर मैं ये टॉपिक उस टाइम यूट्यूब पे पढ़ा देता तो आज राजपाल रहता। जो यहाँ तक पहुँचा है ये वाला कमेंट भी लिखना ताकि पता तो चले कितने बच्चे यहाँ तक पहुँचे हैं। अदरवाइज ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, शुरू के 10 मिनट वीडियो देखते हैं, भाई पढ़ना भी है क्या अपन को लाइफ के अंदर? बोला हाँ। तो यहाँ तक जो पढ़ा है वो नीचे लिखेगा कमेंट, बहुत सही लगेगा मेरे को, हो सकता है मैं उसके लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट लेकर आऊँ। ठीक है, वेरी गुड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बताओ? जीन आइसोलेशन, सेम वही प्रोसेस बार बार पढ़ने जा रहे हैं। जीन का आइसोलेशन, दैट मीन्स मेथड्स ऑफ जीन आइसोलेशन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, महत्वपूर्ण स्टेप है स्पेसिफिक जीन को पहचाना। कौन सी जीन चाहिए? बोले इंसुलिन, डन। कौन सी जीन चाहिए? BT कॉटन, BT वाली, ठीक है। क्राइजीन, ठीक है। कौन सी जीन चाहिए? ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की, ठीक है, डन। अब हमें उसको वहाँ से उस क्रोमोसोम से आइसोलेट करना है। क्या देंगे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हटाओ या फिर उसके RNA से बना लो। सो कौन कौन से मेथड हैं आइसोलेट करने के? नंबर 1 इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग करके DNA को स्पेसिफिक जगह पे कट करेंगे और जीन कंटेनिंग फ्रैगमेंट को अलग कर लेंगे। उस फ्रैगमेंट को जिसमें मेरी जीन है, ये रही मेरी जीन। तो सबसे पहले हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, सबसे पहले हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, बताओ, सबसे पहले हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से इसको ऐसे कट करेंगे और जिस फ्रैगमेंट के अंदर मेरी डिजायर्ड जीन है उस फ्रैगमेंट को, जिस फ्रैगमेंट के अंदर मेरी डिजायर्ड जीन है उस फ्रैगमेंट को अलग कर लेंगे। ये तो एक मेथड हो गया जीन को अलग करने का। दूसरा मेथड, जीन को केमिकली बना लो।
भाई न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस ही तो है। बोला हाँ। तो आर्टिफिशियल जीन बना लो ना। अच्छा आर्टिफिशियल कैसे? अरे यार एडिनिन को थाइमिन के साथ में गुआनिन, एडिनिन एडिनिन, ऐसे आर्टिफिशियली जीन बना लो। डीएनए को न्यूक्लियोटाइड, डीएनए मतलब डीएनए आर्टिफिशियल बना लो, ये लो ये बन गई जीन, ये लो। क्योंकि व्हाट इज जीन? न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस। इसी ऑर्डर में चाहिए? हाँ इसी ऑर्डर में चाहिए। अच्छा जो न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस होता है अगर मैं उसी ऑर्डर में रख दूं तो वो जीन बन जाएगी। हाँ जो जीन तुम्हारे पास में भी तो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस ही तो है, उसको आर्टिफिशियली बना लो। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे सही भाई, जीन है मतलब व्हाट इज जीन? न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस होता है। हाँ वो आपको सीक्वेंस पता है? बोला हाँ मुझे पता है सीक्वेंस। तो वही न्यूक्लियोटाइड आप लैब के अंदर चिपकाते जाओ ना एक दूसरे के ऊपर। अच्छा अगर मैं लैब के अंदर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को चिपका दूंगा तो डीएनए बन जाएगा। हाँ अरे आदमी बहुत आगे आ गया है। हाँ मतलब बहुत ज़्यादा ही, राइट, बहुत ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा आगे आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। आरपीसी का फर्स्ट ग्रेड अब आगे आया है, लेकिन पहले तो नहीं था। पहले माइटोकॉन्ड्रिया गोलाकार होता है, अंडाकार होता है, बेलनाकार होता है। क्रिस्टी की शेप बताओ कौन सा है जिसके अंदर अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है इनर मेम्ब्रेन के अंदर? ये सब क्वेश्चन थे। अब थोड़ा लेवल है, पिछली बार वाले का लेवल अच्छा था, इस बार वाला तो बहुत अच्छा लेवल है। 101% बोल रहा हूँ। पहले था बेलनाकार होता है कि गोलाकार होता है कि अंडाकार होता है। आप आर्टिफिशियली डीएनए बना लो। थर्ड, एमआरएनए से डीएनए बना लो। आप इंसुलिन एमआरएनए लो एंड देन उससे डीएनए बना लो विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करते हैं? ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से क्या बनाना? आरएनए बनाना। और अगर मैं इस आरएनए से वापस से डीएनए बनाता हूं तो मैं नाम रखने जा रहा हूं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो बोला एक एंजाइम है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो अगर आप रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज कर लेते हो तो आप उस एमआरएनए से डीएनए बना सकते हैं। बोला आप सही कह रहे हो। तो आपने अपना डिजायर डीएनए बना लिया। सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी जीन देनी है। बोले मैं इंसुलिन जीन देना चाहता हूं। कहां पर है? बीटा सेल के अंदर है। ले लो, ठीक है ले लिया। कैसे करोगे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। नहीं करना चाहता, आर्टिफिशियली बना लो। नहीं बनाना चाहता, एमआरएनए से बना ले। ठीक है, 3 मेथड हैं। अब हम जो डीएनए बनाया है, जीन का जो फ्रैगमेंट है, उसको हम किसके साथ में लाइगेट करेंगे? बताओ किसके साथ में लाइगेट करेंगे? वेक्टर के साथ में। वेक्टर के साथ में। और वेक्टर के साथ में ये देखो, वेक्टर कौन होते हैं? वेक्टर के पास में होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्योंकि याद है मैंने बोला था मैं डायरेक्ट देने जा रहा हूं अगर जीन को, तो जीन रेप्लिकेट ही नहीं करेगी। तो वेक्टर वो मॉलिक्यूल होता है जो कि सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है। वेक्टर का और कोई काम नहीं है, उसके अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन की पावर है। उसने बोला आप मेरे साथ में किसी को चिपका दो, उसका रेप्लिकेशन हो जाएगा मेरे साथ में। वेरी गुड। इसलिए हम जो फॉरेन डीएनए को होस्ट में कैरी कर सकता है और इंडिपेंडेंटली ये क्या करेगा बताओ? रेप्लिकेट। तो कौन कौन से वेक्टर हैं? प्लाज्मिड वेक्टर। दूसरा कौन सा वेक्टर है? बैक्टीरियोफाज का वेक्टर। कॉस्मिड एक वेक्टर है, कॉस्मिड एक वेक्टर है। थोड़ा और डिटेल में अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं पढ़ा दूंगा। नेट में तो बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं, ये तो 10% भी नहीं है। टीचर के पास नॉलेज होना चाहिए, वो पढ़ा देगा। कौन सा मेरे को पढ़ के पढ़ाना है? वेरी गुड, ठीक है। तो प्लाज्मिड वेक्टर, एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर। कॉमन वेक्टर में प्लाज्मिड वेक्टर। व्हाट इज प्लाज्मिड? दे आर स्मॉल, सर्कुलर, जो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है? PBr322।
एंड पीयूसी 18, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने बनाया था पीयूसी वेक्टर को। पीबीआर 322 ये सबसे पहले बॉलीवर ने बनाया था, बॉलीवर एंड रॉड्रिक्स, बॉलीवर ने और रॉड्रिक्स ने बनाया था, इसलिए नाम रखा पीबीआर। बीआर मतलब बॉलीवर, आर मतलब रॉड्रिक्स। कॉस्मिड वेक्टर, बैक्टीरियोफाज वेक्टर, जो वायरस से बैक्टीरिया को डीएनए ट्रांसफर कर सकते हैं, बैक्टीरियोफाज वेक्टर वही होते हैं। इस बार डिजायर्ड जीन कौन देगा? वायरस। किसमें? बैक्टीरिया में। कॉस्मिड वेक्टर, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स या फिर याक, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये लार्ज डीएनए को कैरी कर सकते हैं। बड़े बड़े साइजेस के डीएनए को कैरी करने के लिए हमें बड़े वेक्टर्स चाहिए, और उसमें से एक है बैक, कॉस्मिड एंड याक, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। किस में जाएगा? यीस्ट के अंदर जाएगा। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का होस्ट कौन होगा? बैक्टीरिया। सही होस्ट देना जरूरी है। तो ये थे अपने वेक्टर। कैसे करेंगे? प्लाज्मिड वेक्टर को लेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे, और उसके बाद में क्या दे देंगे बताओ? लाइगेज विथ डिजायर्ड जीन। तो ये चिपक जाएगा डिजायर्ड जीन के साथ में। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से डाइजेस्ट करते हैं किस किस को? वेक्टर डीएनए को। एक वेक्टर डीएनए को भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे, डिजायर्ड जीन को भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे, दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे, और फिर दोनों को क्या दे देंगे? लाइगेज। तो वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए दोनों को उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा जाता है। इसके कारण स्टिकी एंड्स बन जाएंगे, इसके अंदर भी स्टिकी एंड्स और इसके अंदर भी स्टिकी एंड्स, फिर दोनों चिपक जाएंगे। वेरी गुड। इसके बाद में फॉरेन जीन को, फ्रैगमेंट को डीएनए लाइगेज की मदद से वेक्टर में जोड़ देंगे। फॉरेन डीएनए को डीएनए लाइगेज की मदद से वेक्टर में जोड़ देंगे, जिससे एक कंटिन्यूअस डीएनए मॉलिक्यूल बनता है, जिसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। कट करो, ग्लू से चिपका दो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरिया में दे देंगे। ओके, तो अब हम इसको बैक्टीरिया के अंदर दे देंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो एक आइडियल वेक्टर में क्या क्या होना चाहिए? आइडियल वेक्टर के अंदर होना चाहिए ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सीक्वेंस, उसके अंदर क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। व्हाट इज क्लोनिंग साइट? व्हाट इज मल्टीपल क्लोनिंग साइट? जहां पर कोई भी जीन को हम क्लोन कर सकें, जहां पर जीन को अपन लाइगेट कर सकें, जहां पर हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया और हम जीन को लाइगेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास में एक वेक्टर था, मैंने वेक्टर से पूछा ये कौन सी साइट है? बोला ये है इको R1 की साइट। ये वेक्टर था, मैंने कहा ये कौन सी साइट है? बोले इको R1 की। बोला कट करने से क्या बेनिफिट होगा? बोला फिर आप यहाँ पर किसी भी दूसरे जीन को लाइगेट करा सकते हैं, किसी भी दूसरे जीन को यहाँ पे लाइगेट करा दो। ये देखो दूसरी जीन लाइगेट करा दिए। तो जो रेस्ट्रिक्शन साइट होती है उसी का नाम है क्लोनिंग साइट। इसमें यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट होती है। यही तो है क्लोनिंग साइट, जहां पर क्लोन हो सकता है। मींस जहां पर डिजायर्ड जीन और फॉरेन जीन इंसर्ट हो जाती है। ये वो रेस्ट्रिक्शन साइट होती है जहां पर डिजायर्ड जीन और फॉरेन जीन इंसर्ट हो जाती है। इससे हमने नाम रखा क्लोनिंग साइट, जहां पे क्लोन होने जा रहा है। वेरी गुड। और एक और चीज अभी देखते हैं। जब हमने देखा था ये सारे के सारे वेक्टर, ओके, बैक्टीरियोफाज एक वेक्टर है, कॉस्मिड एक वेक्टर है, बैक एक वेक्टर है, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एक वेक्टर है। ये सारे के सारे वेक्टर्स हैं। ओके, ये सारे के सारे वेक्टर्स हैं। वेरी गुड। कैसे अपन एक जीन्स को मतलब जीन को हम कैसे ट्रांसफर करेंगे होस्ट के अंदर? कैसे एक बैक्टीरिया के अंदर जीन को ट्रांसफर करेंगे बताओ? ओके, प्रोसेस का नाम होता है ट्रांसफॉर्मेशन। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन। ये लो, ये रहा डीएनए, और ये डीएनए चला गया है बैक्टीरिया के अंदर। हम इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? ये तो ट्रांसफेक्शन है, यहां तो गलत लिख दिया है।
एक बैक्टीरिया जब बाहर से डीएनए अपटेक करता है, अपटेक ऑफ डीएनए, जब रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को बैक्टीरिया के द्वारा अपटेक किया जाता है, जब एक डीएनए को बैक्टीरिया अपटेक करता है तो इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। लेकिन जब यही डीएनए एक यूकैरियोटिक सेल अपटेक करती है, जब यही डीएनए एक यूकैरियोटिक सेल अपटेक करती है तो इसे हम ट्रांसफेक्शन कहते हैं। दो चीजें हैं, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसफेक्शन। व्हाट इज ट्रांसफेक्शन? व्हाट इज ट्रांसफेक्शन? जब इसी डीएनए को, जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को यूकैरियोटिक सेल अपटेक करती है तो इसे हम ट्रांसफेक्शन कहते हैं। डिफरेंस समझ में आ गया? अब इलेक्ट्रोपोरेशन, आप एक काम करो, बैक्टीरिया को इलेक्ट्रिसिटी दे दो। अब बताओ इलेक्ट्रिसिटी देने से क्या होगा? बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इलेक्ट्रिसिटी देने से क्या होगा? बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर पोर्स बन जाएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बनेंगे पोर्स, और इसका मतलब इसके कारण बाहर से जो डीएनए है वो आराम से चला जाएगा, बाहर से जो डीएनए है वो आराम से चला जाएगा। प्रोसेस का क्या नाम रखेंगे? इलेक्ट्रोपोरेशन। पोर्स बन जाएंगे, नाम रखेंगे इलेक्ट्रोपोरेशन। या फिर आप एक काम करो, सेल्स को डीएनए देना है, बोला हाँ, तो सेल्स को डीएनए का इंजेक्शन लगा दो। बड़ा वाला नहीं रे, बहुत माइन्यूट माइक्रो इंजेक्शन, घोड़े वाला नहीं लगाना है, माइक्रो इंजेक्शन लगाना है। इसका मतलब हम एक इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं, और आप चाहो तो डायरेक्ट इंजेक्शन लगाओ न्यूक्लियस के अंदर। ये देखो, ये रहा एकदम माइन्यूट इंजेक्शन, और इस बार ये रहा डीएनए, इंजेक्शन के थ्रू डीएनए जाएगा। बताओ कहाँ पर? न्यूक्लियस के अंदर। सो डीएनए को डायरेक्टली एनिमल या प्लांट सेल के न्यूक्लियस में इंजेक्ट कर दो। प्रोसेस का नाम क्या होगा? इंजेक्शन। या फिर एक काम करो, आप गन के द्वारा, जीन गन एक इंस्ट्रूमेंट है, उसके ऊपर लगा दो जीन, और देन डिशक्याओ, डिशक्याओ, सही आवाज निकाली ना, डिशक्याओ, अंदर चला जाएगा। प्रोसेस का नाम होता है जीन गन के द्वारा। तो जीन गन मेथड, बायोलिस्टिक्स बोलते हैं इसको। इसका मतलब जीन को, हम डीएनए को ऐसे एक बहुत सारे बुलेट के ऊपर जिनको हम पार्टिकल बोलते हैं, इसके ऊपर हम डीएनए लगा देते हैं। ये देखो ऐसे, इस बुलेट के ऊपर ऐसे डीएनए लगा देते हैं, और ये बुलेट हम जीन गन के द्वारा फायर करते हैं। जीन गन के द्वारा इस बुलेट को फायर किया जाता है। इससे बुलेट प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भेदते हुए अंदर पहुंच जाती है, और अंदर डीएनए पहुंच गया। बोला क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूं कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए सेल में पहुंच जाए। अच्छा, आप ये चाहते हो कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए सेल में चला जाए? बोला हाँ। ओके, तो क्या क्या तरीका सोचा आपने? मैं सोच रहा हूँ बैक्टीरिया को बोल देता हूँ अपटेक कर लेगा यार, ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, मैं सोच रहा हूँ यार यूकैरियोटिक सेल को बोल देता हूँ अपटेक कर ले यार, ट्रांसफेक्शन। हाँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इंजेक्शन ही लगा दूँ क्या, माइक्रो इंजेक्शन। हाँ, मैं चाहता हूँ कि मैं बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन को पोरस कर दूँ इलेक्ट्रिसिटी का शॉक देके, ताकि डीएनए अंदर चला जाए, इलेक्ट्रोपोरेशन। हाँ, मैं चाहता हूँ कि मैं जीन गन से डीएनए को पहुँचा दूँ सेल के अंदर। ओके, बायोगन और जीन गन। हाँ, बायोलिस्टिक्स। बोला हाँ बायोलिस्टिक्स। ओ बहुत बढ़िया यार, मैं चाहता हूँ कि वायरस के थ्रू डीएनए चला जाए, क्योंकि से फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने अपने डिजायर जीन को एचआईवी वायरस को दे दिया, एचआईवी वायरस को, तो क्या वायरस भी तो ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करता है? हाँ, तो वायरस को अगर मैं अपना जीन दे देता हूँ और फिर वो वायरस इन्फेक्शन देगा ह्यूमन को, तो पहुँच गया ना मेरा जीन। अगर मेरा जीन मेरे को बैक्टीरिया को देना है, मैं चाहता हूँ कि मेरी जीन मैं बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र करूँ। ये रहा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया बोल के जा रहा है क्या चाहिए? बोले सर मैं अपनी जीन को, ये रही मेरी जीन, ह्यूमन जीन, इंसुलिन जीन, मैं चाहता हूँ बैक्टीरिया के अंदर जाए। तो उसने बोला एक काम करो ना, आप इंसुलिन जीन को वायरस को दे दो। किसको? बोला बैक्टीरियोफाज को दे दो, बैक्टीरियोफाज को। बोला क्या फ़ायदा होगा? अरे बैक्टीरियोफाज को डीएनए दे देना अपना वाला। बोला कौन सा? इंसुलिन डीएनए। अच्छा, अब बोला अब बैक्टीरियोफाज मेरे ऊपर इन्फेक्शन करेगा? बोला हाँ करेगा तो सही, और आप वाली जीन को बैक्टीरिया को दे देगा। अरे हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था।
अच्छा, इसका मतलब मैं बैक्टीरियोफाज को भी ऐसे यूज करूंगा वेक्टर? हाँ हाँ, वही तो कह रहा हूँ, लैम्डा बैक्टीरियोफाज का आप यूज करते हो एज ए वेक्टर। वेक्टर क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कैरी करता है, कैरी करके होस्ट में दे देता है। बोला कैसे? वायरस ने बोला देखो, हम बैक्टीरिया को इन्फेक्शन देते हैं, हम वायरस हैं, हम प्लांट को भी इन्फेक्शन देते हैं, हम ह्यूमंस को भी इन्फेक्शन देते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपके डिजायर्ड जीन भी हम लेके चले जाएं, बोला हाँ मैं चाहता हूं। किस में लेके जाएं? आपकी चॉइस है। मैं चाहता हूं कि बैक्टीरिया में जाए मेरी डिजायर्ड जीन, तो बैक्टीरियोफाज को दे दो, उस वायरस को दे दो जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। मैं चाहता हूं कि मेरी डिजायर्ड जीन तंबाकू के अंदर जाए, टोबैको मोज़ेक वायरस को दे दो। नहीं नहीं, मैं चाहता हूं कि मेरी डिजायर्ड जीन ह्यूमन के अंदर जाए, एचआईवी को दे दो, एचआईवी वायरस को। एचआईवी ज़्यादा नहीं जाएगा, हाँ तो दूसरे वायरस को दे दो, SV40 वायरस को दे दो, हेपेटाइटिस बी वायरस को दे दो, ह्यूमन को जीन मिल जाएगी। वाओ वाओ वाओ, कुछ नहीं है, वायरस के थ्रू जीन ट्रांसफर कर रहे हैं अपन। या तो सेल को बोलेंगे खुद अपटेक कर ले, ट्रांसफॉर्मेशन हाँ, यूकैरियोटिक है, ट्रांसफेक्शन हाँ, या फिर जीन गन से दे दो, माइक्रो इंजेक्शन से दे दो, या फिर मेम्ब्रेन को इलेक्ट्रिक शॉक दो ताकि बाहर से डीएनए अंदर आ जाए। वेरी गुड। अब अपन को पता है कि लाइगेज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है। हमने पढ़ा था कि बता सकते हो ग्लू की तरह काम करता है। वेक्टर को किसके साथ चिपकाएगा? वेक्टर को किसके साथ चिपकाएगा? डिजायर्ड जीन के साथ में। तो दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनाएगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। किसने बनाया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड? डीएनए लाइगेज ने बनाया है। दो टाइप के लाइगेज पॉपुलर हैं। नंबर 1 इज T4 डीएनए लाइगेज। T4 डीएनए लाइगेज T4 बैक्टीरियोफाज से आइसोलेट किया हमने। ये बताओ हमने किस से आइसोलेट किया है डीएनए लाइगेज? कौन सा वाला? T4 डीएनए लाइगेज किस से आइसोलेट किया? T4 बैक्टीरियोफाज से हमने आइसोलेट किया। ये मॉलिक्यूलर ग्लू कहा जाता है क्योंकि ये डीएनए एंड शुगर एंड फॉस्फेट के बैकबोन में निक को सील करते हैं, मींस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को बनाते हैं। डीएनए लाइगेज ऐसे एंजाइम है जो दो डीएनए फ्रैगमेंट को जोड़ते हैं। वो 3' OH ग्रुप को 5' फॉस्फेट के साथ में जोड़कर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाते हैं। 3' OH ग्रुप को 5' फॉस्फेट एंड के बीच में जोड़कर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाते हैं। तो दो टाइप के लाइगेज पॉपुलर हैं किसके अंदर बताओ? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर। नंबर 1 इज T4 डीएनए लाइगेज एंड नंबर 2 इज ई कोलाई डीएनए लाइगेज। T4 डीएनए लाइगेज हमें मिला था T4 बैक्टीरियोफाज से, T4 बैक्टीरियोफाज से, और ये स्टिकी और ब्लंट एंड दोनों को ही ज्वाइन कर देता है। ये बहुत ही कॉमन है, सबसे अधिक ये यूज में आता है T4 डीएनए लाइगेज, क्योंकि ये हमें मिला था T4 बैक्टीरियोफाज से। ई कोलाई का डीएनए लाइगेज कम यूज में आता है। ये NAD+ को एज ए को फैक्टर यूज करता है। ये किसको यूज करता है एज ए को फैक्टर? ATP को। ये यूज करता है ATP एज ए को फैक्टर, लेकिन ई कोलाई का जो डीएनए लाइगेज है वो यूज करता है NAD एज ए को फैक्टर। ये उतना इफिशिएंट नहीं है, ठीक है। इसका मतलब जैसे ही हमने दोनों को मिलाया क्या बन जाएगा बताओ? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा वेक्टर को कट करेंगे, सेम वही प्रोसेस है, बार बार बता रहा हूँ। और इंसर्ट डीएनए को काटने के बाद लाइगेज उन्हें जोड़कर एक स्टेबल रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल बना देता है, ठीक है। तो लाइगेज के क्या फंक्शन हो गए? फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट को वेक्टर के साथ जोड़ने के लिए एसेंशियल है, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ा देता है, ठीक है। और डीएनए रेप्लिकेशन या रिकॉम्बिनेशन के दौरान डीएनए निक को रिपेयर करने में भी हेल्प करता है। ये तो मॉल बाद में पढ़ेंगे, ये वाली लाइन अभी कोई काम की नहीं है, ये वाली लाइन, ठीक है। अब बताओ कौन कौन से होस्ट हैं? लास्ट बचा हुआ है होस्ट कौन कौन से हैं? पहला यूकैरियोटिक, दूसरा प्रोकैरियोटिक। तो सबसे पहले है प्रोकैरियोटिक होस्ट। ई कोलाई बहुत पॉपुलर है। ई कोलाई बहुत अच्छी तरीके से मीडियम के अंदर ग्रो कर जाता है, कल्चर करना आसान है। जेनेटिक्स को स्टडी कर सकते हैं, प्लाज्मिड स्टेबल है। यूकैरियोटिक में कौन कौन से हो सकते हैं? यीस्ट हो सकता है, प्लांट सेल हो सकती है, एनिमल सेल्स हो सकती हैं, किसी के अंदर भी दे दो कोई दिक्कत नहीं।
एनिमल सेल्स को दे दो, यीस्ट को दे दो, हाँ, लेकिन जैसे आप ऑर्गेनिज्म को दोगे जीन, ऑर्गेनिज्म को, सेल्स को नहीं, एनिमल सेल्स को नहीं, एनिमल को दोगे, ट्रांसजेनिक हो जाएगा, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, क्योंकि अब आपने उसको जीन दे दी है। अब वो सेल्स नहीं है, अब आपने उसकी बॉडी में जीन दे दी है, बीटी कॉटन हो गया वो। पॉइंट क्लियर है सभी को? तो दूसरा वाला टॉपिक और भी आसान होगा। रोल ऑफ द होस्ट, वेरी गुड। अब कैसे पता लगाएं? तो कैसे पता लगाएं कि वेक्टर गया है कि नहीं गया? इसका नाम है सिलेक्शन। इस बैक्टीरिया के अंदर मैंने बोला तेरे को डिजायर्ड जीन मिली, तेरे को डिजायर्ड जीन मिली, उसने बोला हाँ सर मुझे तो मिली। इस वाले को मैंने पूछा, इसने बोला सर मुझे तो नहीं मिली। तो कैसे पता लगाएं कि किसको मिली और किसको नहीं मिली? आपको कैसे पता लगता है कि आपकी जो जीन्स है वो ऑफ स्प्रिंग में गई है कि नहीं गई है? उसके फिनोटाइप देखकर, उसके फिनोटाइप देखकर। अगर आपकी नोज ऐसी है, जैसी भी है आपकी नोज, आपके बच्चे की नोज वैसी वैसी होनी चाहिए, उसका आई कलर भी वैसा वैसा होना चाहिए, पेरेंट्स जैसा, मम्मी या फिर पापा। इसका मतलब हमें फिनोटाइप देखना है। यहाँ पर भी हम वही करने जा रहे हैं। हमने वेक्टर को पूछा था, हम वेक्टर को बोलने जा रहे हैं आपके पास डिजायर्ड जीन आई? उसने बोला हाँ सर डिजायर्ड जीन आई है। आपके पास में क्या फिनोटाइप है? उसने बोला सर मेरे पास में एक ऐसा फिनोटाइप है जिससे जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंट हो जाएगा किसी पर्टिकुलर ड्रग के लिए, एम्पिसिलिन के लिए वो रेजिस्टेंट हो जाएगा। तो अगर डिजायर्ड जीन जाएगी तो वो बैक्टीरिया एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट हो जाएगा, मतलब उसके अंदर अब एम्पिसिलिन ड्रग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जो भी बैक्टीरिया जिसके अंदर भी डिजायर्ड जीन गई है, अब ये बैक्टीरिया एम्पिसिलिन, एंटीबायोटिक्स के लिए, एंटीबायोटिक है एम्पिसिलिन, तो जब मैं एम्पिसिलिन देता हूं तो मैंने क्या देखा? ये बैक्टीरिया तो मर गया इस एंटीबायोटिक से, लेकिन ये वाला बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से मरा कि बच गया? बच गया। मैंने इससे खुद पूछा था आप कैसे बच सकते हो? उसने बोला सर मुझे डिजायर्ड जीन मिली है जिसके कारण, जिसके अंदर, या वेक्टर मिला है जिसके पास में एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंट पावर थी। अब मेरा जो फिनोटाइप आएगा, अब मेरे पास में जो जीन्स मिली है मेरे को, उसने मेरे को ये पावर दी है कि मैं एंटीबायोटिक्स के इफेक्ट को खत्म कर दूं। या फिर हो सकता है ये वाला प्लाज्मिड चिल्ला चिल्ला के ग्रीन कलर का कुछ प्रोटीन बनाए, तो यहां ये वाला बैक्टीरिया ग्रीन बना के जा रहा है और ये वाला बैक्टीरिया ग्रीन नहीं बना रहा, या फिर ये वाला बैक्टीरिया ब्लू कलर बना रहा और ये वाला बैक्टीरिया ब्लू नहीं बना रहा। तो जो बैक्टीरिया ब्लू कलर नहीं बना रहा है, वाइट कलर बना रहा है, उसका मतलब है उसके पास में डिजायर्ड जीन नहीं है। तो मैंने पूछा यार वाइट कलर कैसे बनाया? उसने बोला कि सर हमें एग्जैक्टली ये देखो, हमें एग्जैक्टली अभी पता लग जाएगा, देखो अभी आपको पता लग जाएगा। ये देखो ये रहा बैक्टीरिया, बस 5 मिनट का टॉपिक बचा हुआ है, ये रहा दूसरा बैक्टीरिया, और मैंने इसको दिया है बाहर से ये री डिजायर्ड जीन, और इस बार डिजायर्ड जीन के अंदर है एक एंजाइम। इस डिजायर्ड जीन का नाम है, इस डिजायर्ड जीन का नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। डिजायर्ड जीन का नाम बताओ क्या है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो कि एक एंजाइम बना के जा रही है, इसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और इस जीन का नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन। तो जब मैं इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन को, एक केमिकल है जिसका नाम है एक्स गैल, एक केमिकल है जिसका नाम है एक्स गैल, अगर मैं एक्स गैल देता हूं तो ये टूट जाता है और इसके कारण ब्लू कलर आता है। अगर मैं एक केमिकल देता हूं जिसके कारण एक्स गैल ब्रेक हो जाता है, और क्या कलर आएगा बताओ? ब्लू। तो यहां पर मेरे को ब्लू कलर मिल रहा है। ब्लू कलर क्यों मिल रहा है? क्योंकि एंजाइम था। एंजाइम बताओ कौन है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब बताओ बीटा गैलेक्टोसाइडेज के कारण मेरे को कलर कैसा नजर आ रहा है? ब्लू, क्योंकि उसने एक्स गैल नामक सबस्ट्रेट को खत्म कर दिया। मैंने इससे पूछा इस बैक्टीरिया से आपके पास बाहर से जीन आई? उसने बोला नहीं,
मैंने कहा बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाली जीन है, उसने बोला नहीं मिली मेरे को। मैंने कहा आपके पास में एंजाइम है, उसने बोला नहीं मिला मेरे को। तो फिर मैंने बोला मैं आपको एक्सगेल देने जा रहा हूँ, आप उसको तोड़ दो। उसने बोला मैं नहीं तोड़ सकता हूँ। तो मैंने कहा आपसे फिर ब्लू कलर, उसने बोला नहीं आएगा। तो फिर मैंने बोला कौन सा कलर आएगा, बोला वाइट कलर आएगा। वाइट आने का मतलब क्या है, एंजाइम है या नहीं है? नहीं है, एंजाइम ही नहीं है, इसका मतलब इसके पास में डिजायर्ड जीन नहीं गई। तो जब डिजायर्ड जीन ही नहीं गई तो एंजाइम कहाँ से बनेगा? तो मैंने बोला तेरे पास डिजायर्ड जीन नहीं है। उसने बोला हाँ सर। तो हम इस स्क्रीनिंग को क्या बोलते हैं? ब्लू वाइट स्क्रीनिंग। जिसके पास में बाहर से डिजायर्ड जीन आएगी वो बैक्टीरिया ब्लू कलर की कॉलोनी बना देता है। मैंने कहा कैसे? बाहर से जीन आ रही है, इसका मतलब आपके पास में एंजाइम है। बोला कौन सा एंजाइम? बोला बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बोला हाँ वो तो है। तो अगर मैं एक्स गैल देता हूँ तो वो एक्स गैल के टुकड़े टुकड़े कर देता है, इसका ब्लू कलर आ जाता है। और अगर आप एक्स गैल देने के बाद में ब्लू कलर नहीं बन रहा है, वाइट ही आ रहा है, इसका मतलब तेरे पास एंजाइम नहीं है। एंजाइम नहीं है इसका मतलब खत्म। इसका मतलब हम आराम से पता कर सकते हैं अगर एक बैक्टीरिया डिजीज के लिए रेजिस्टेंट हो जाए, एम्पिसिलिन उसके ऊपर काम ही नहीं कर रही, इसका मतलब तेरे पास में बाहर से जीन आई है। हाँ भाई आई है। इसका मतलब हम आराम से स्क्रीन कर सकते हैं। आप अपने ऑफिस स्प्रिंग को स्क्रीन कर सकते हो। कैसे? देखकर टेको डिजायर जीन तेरे मम्मी पापा ने दी है, बिल्कुल सही कहा भाई, क्योंकि मेरा नोज पापा से मैच करता है और जो गाल है वो मम्मी से मैच करते हैं। बिल्कुल सही कहा भाई। स्क्रीनिंग होनी चाहिए। सबने स्क्रीनिंग करी हुई है, आप सब स्क्रीन करते हो, सामने से कोई आता है तो यही तो स्क्रीन है। वेरी गुड। प्यार का नाम है स्कैनिंग। सब स्कैन करते हैं, बहुत बढ़िया। इसका मतलब कि हम आराम से बता सकते हैं अगर एक बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट हो जाए, इसका मतलब वो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है। इसका मतलब उसको बाहर से डिजायर्ड जीन मिली थी और उस डिजायर्ड जीन के अंदर पावर थी या फिर उस वेक्टर में पावर था कि वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को कैरी कर रहा था। और अगर एक बैक्टीरिया बोल के आ रहा है मेरे को बाहर से जीन मिली ही नहीं है, ओ भाई तू तो एंटीबायोटिक, जैसे मैं एम्पिसिलिन दूंगा तो मर जाएगा। इसका मतलब हम आराम से सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा सिलेक्शन अपन ने कैसे किया? ब्लू एंड वाइट स्क्रीनिंग से। शाबाश। तो एंटीबायोटिक्स से अपन कर सकते हैं या फिर कलर या फिर एंजाइम मार्कर से कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब ये देखो हमें क्या हमेशा ही क्लोनिंग करना होता है कि प्रोटीन भी बनाने। प्रोटीन बनाने ऐसे वेक्टर को अपन क्या नाम रखते हैं? एक्सप्रेशन वेक्टर। एक्सप्रेशन का मतलब दो टाइप के वेक्टर होते हैं। पहला वेक्टर बताओ क्लोनिंग एंड दूसरा बताओ एक्सप्रेशन। क्लोनिंग मतलब जीन को कॉपी करता रहता है एंड एक्सप्रेशन मतलब प्रोटीन बनाएगा। जीन पहली बार क्या बनाने जा रही है? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करके प्रोटीन। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? क्लोनिंग वेक्टर। तो प्रोसेस ऑफ जीन एक्सप्रेशन क्या है हम पढ़ेंगे, टॉपिक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे। मोल बायो डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे? ट्रांसक्रिप्शन होगा। फॉरेन जीन को जैसे अपन एक होस्ट में देंगे वेक्टर के द्वारा, तो जैसे एक डीएनए को ये एक बैक्टीरिया के अंदर जैसे हमने डीएनए दिया, जैसे हमने फॉरेन जीन दी, डिजायर्ड जीन दी, पहला प्रोसेस इज ट्रांसक्रिप्शन। तो फॉरेन जीन को होस्ट की ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी के द्वारा उपयोग करके एमआरएनए बनाया जाएगा और इस एमआरएनए से बाद में क्या बनेगा? प्रोटीन। ट्रांसलेशन के द्वारा। तो दैट मीन्स ट्रांसलेशन के द्वारा एमआरएनए को होस्ट के राइबोसोम और टीआरएनए जाकर बाइंड करेंगे, राइबोसोम और टीआरएनए बाइंड करेंगे और ट्रांसलेशन के द्वारा बताओ ये क्या बना लेगा? प्रोटीन। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या नाम रखने जा रहे हैं? एक्सप्रेशन वेक्टर। ऐसे वेक्टर को अपने क्या नाम रखा बताओ? एक्सप्रेशन वेक्टर। ओके, तो एप्लीकेशन क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की? पहली एप्लीकेशन है इंसुलिन प्रोडक्शन, आपने देख लिया था। दूसरी है वैक्सीन डेवलपमेंट। जितनी भी वैक्सीन है, वैक्सीन मतलब पेप्टाइड, प्रोटीन के सीक्वेंस, वो कौन बना रहा है? बैक्टीरिया। आपने नॉर्मली
सपोज मैंने बोला BCG का इंजेक्शन लगेगा, मैं बोल के जा रहा हूँ हेपेटाइटिस बी वायरस का इंजेक्शन लगाएगा। अब वो वायरस अपन मिले कैसे, वो वैक्सीन अपने बनाई कैसे? बैक्टीरिया के अंदर हमने वो DNA दे दिया, बैक्टीरिया के अंदर, इस बैक्टीरिया के अंदर, ये रहा एक बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया को हमने वो DNA दे दिया जो कि हेपेटाइटिस बी वायरस का DNA था, ये रहा वो वायरस का DNA। अब वो वायरस का DNA ट्रांसक्राइब हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है और प्रोटीन बना के जा रहा है। यही तो है प्रोटीन, टुकड़ा, प्रोटीन का फ्रैगमेंट। और बाद में इस प्रोटीन के फ्रैगमेंट को हम मेम्ब्रेन को रैप्चर करके बोतल के अंदर पैक कर देंगे और ऊपर लिख देंगे यही है H हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। खत्म। आपको क्या लगा हमें हेपेटाइटिस वायरस से मिलेगा? नहीं, वायरस को मारने की जरूरत ही नहीं है। हमें पता वैक्सीन का मतलब, मैं पढ़ाऊंगा आपको वैक्सीन डेवलपमेंट अपने कोर्स में है। हम बोलेंगे ये वैक्सीन को डेवलप करना है बहुत इजी वे में। बोले क्या है इस वैक्सीन के अंदर? बोले पेप्टाइड है, प्रोटीन है। बोले कहाँ से लिया? बैक्टीरिया से। बोले कैसे? बोले RDT से। पहले हमने डिजायर्ड जीन दे दी उसको, ओके। फिर वो डिजायर्ड जीन जो कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का था, डिजायर्ड जीन, उससे mRNA बना, mRNA से हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का प्रोटीन बन गया और वो प्रोटीन को अपने बॉटल में पैक करके लेबल लगा के बेच दिया। वैक्सीन डेवलपमेंट, यस, बहुत बढ़िया, गजब, शाबाश। दूसरी बात, जीन थेरेपी। किसी बच्चे के अंदर कोई जीन डिलीटेड थी, म्यूटेटेड थी, उसको हटाओ, अपनी वाली डिजायर्ड जीन लगा दो, अच्छी वाली जीन लगा दो, नॉर्मल जीन लगा दो, हो गई जीन थेरेपी। RDT का उपयोग करके जीन थेरेपी में किया जाता है, जिसमें रोगी की कोशिकाओं में फंक्शनल जीन डाल दी जाती है और इस तरीके से हम जेनेटिक बीमारियों का इलाज कर लेते हैं। प्रोसेस का नाम था जीन थेरेपी, ठीक है। आया। इसके अलावा एग्रीकल्चर के अंदर यूज करते हैं RDT का। क्या यूज है बताओ? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, वही ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड प्लांट, हर्बिसाइड के लिए रेजिस्टेंट, अब उनको ऊपर इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। यही तो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। एंजाइम प्रोडक्शन के अंदर बहुत सारे एंजाइम, ये मेरा स्टूडेंट है, उसी की फोटो लगाई है मैंने, एंजाइम प्रोडक्शन पे काम कर रहा है, मुकेश। शायद वो देखेगा भी नहीं वीडियो को, ये मेरा स्टूडेंट है मुकेश। वेरी गुड। ये मत सोचना कि ऐसे फोटो कहीं से लिए, ठीक है। एंजाइम प्रोडक्शन, आपको लग रहा है बहुत सारे एंजाइम्स नहीं बना पा रहे हो, घबराओ मत, बैक्टीरिया बना देगा, बैक्टीरिया बना देगा। बहुत सारे एंजाइम्स, बायोफ्यूल प्रोडक्शन के अंदर जो एंजाइम्स काम में आ रहे हैं, ओके, इंडस्ट्री के अंदर जो एंजाइम्स काम में आ रहे हैं, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले सारे एंजाइम्स कौन बना के जा रहा है आज की डेट में? फूड प्रोसेसिंग में जो एंजाइम्स हैं वो सब कौन बना के जा रहा है? बैक्टीरिया। वेरी गुड। फ्यूचर डायरेक्शन क्या है? एक CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी है, ओके, जिसमें अपन जीन को एडिट करते हैं, ओके। ये तुम्हारे ज़्यादा काम करनी है बट याद रखना है, राइट। इसमें हम एग्जैक्टली जीन एडिटिंग है, जीन एडिटिंग मैकेनिज्म है, ये भी एग्जैक्टली इसी के ऊपर टिकी हुई है, राइट। सेफ्टी कंसर्न अपने काम करनी है। कंक्लूजन आप देख सकते हो, राइट। इसका मतलब रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी बहुत ही आउटस्टैंडिंग टेक्निक थी। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की एक कॉर्नरस्टोन है, नींव का पत्थर है, राइट, जो नई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करने में सक्षम बनाती है। एग्रीकल्चर, ओके, सब के अंदर इसका यूज हो चुका है। CRISPR-Cas9 जैसे टूल्स हैं, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कौन सा वीडियो तुमको पढ़ना है वो जब तक आप मेरे को बताओगे नहीं, मेरे को पता नहीं चलता है। तो नेक्स्ट टॉपिक आप मेरे को बताओगे कौन सा पढ़ना, कमेंट सेक्शन के अंदर, राइट। वीडियो कैसा लगा ये बताना है। और लास्ट में बोल के जा रहा हूँ, थोड़ा शेयर भी कर दो भाई इसको, ताकि सबको पता लगे, राइट। पता चले 2-4 लोग ही देख रहे हैं तो अच्छा नहीं लगेगा ना, इतनी मेहनत की मैंने, समझ गया ना तुम ना, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।